दिस इज द पीआईडी वेबिनार। आपको पता है पीआईडी रेगुलर वेबिनार्स करता है इकोनॉमी पे, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड things, and we talk to everybody. We think that it's very important to have a broader dialogue than just amongst a few people. तो इसलिए हमने आज सोचा कि आज हम अपने जर्नलिस्ट को भी बुलाएं जो बहुत बोलते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, तो इनसे भी पूछें ये क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो हमारा जो आज का टाइटल है बड़ा एक ग्रैंड टाइटल है, बिकॉज ये बातें होती रहती हैं इस पे मीडिया में। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये अपना एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, कुछ ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। दोनों चीजों का किसी को कोई मतलब नहीं समझ आता। पॉलिटिकल टर्म्स हैं और हम सब सोचते हैं इन पॉलिटिकल टर्म्स का शायद कोई मतलब है, बट क्वाइट फ्रैंकली मुझे तो कोई मतलब नहीं नजर आता। तो आज हमने बुलाया शहबाज राना को, मेहताब हैदर को और खुर्रम हुसैन को। अब देखिए जर्नलिस्ट भी कितने पक्के होते हैं अपनी बातों के, क्योंकि कुछ आ नहीं रहे। तो ये भी इनसे पूछें कि ये जो इतना बोलते हैं तो इनको जब किसी कोई वो इनको भी जहाँ वहीं जाते हैं जहाँ पॉलिटिकल शॉक हो, not in terms of trying to develop a dialogue. So let's see. So we have Shahbaz Rana here with us. You all know him. Tribune में लिखते हैं, माशाल्लाह, a well-known young journalist. मैं up and coming कहने वाला था, no, he's already arrived. माशाल्लाह, he's doing quite well. तो शहबाज राना साहब हैं। मेहताब हैदर साहब पता नहीं आए कि नहीं आए। मेहताब हैदर साहब आए कि नहीं आए, मेरा नहीं ख्याल है। और खुर्रम हुसैन साहब, तो चलें शहबाज, इट्स ओनली यू देन। पर डू नोट शहबाज, एंड आई होप यू विल हैव हेडलाइन न्यूज टुमारो सेइंग के आपके बाकी दो भाई भाग गए, कि जर्नलिस्ट जो हैं वो बैठ के बात नहीं कर सकते, सिर्फ चुगलियां लगा सकते हैं। एनीवे, लेट्स बिगिन विद शहबाज राना। शहबाज राना साहब, एज आई टोल्ड यू, ये माशाल्लाह एक टीवी प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं एक्सप्रेस न्यूज पे। मेरा ख्याल हर वीकेंड पे एक टीवी प्रोग्राम भी करते हैं और बहुत खबरें भी डालते हैं अखबारों में। ऑल्दो मेरा इनका बड़ा इख्तिलाफ होता है खबरों के स्टाइल पे, बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट। आज शहबाज राना से ये पूछते हैं। शहबाज राना साहब बताइए, ये दो टर्म्स का मतलब क्या, ग्रैंड नेशनल डायलॉग और चार्टर ऑफ इकोनॉमीज का मतलब क्या है? कोई मतलब है कि नहीं, या आप क्या समझते हैं, दुनिया क्या समझती है? बताइए प्लीज। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आई एम सॉरी मैं 5 मिनट लेट हुआ, मुझे थोड़ी सी टाइम की कंफ्यूजन थी। देखिए, सबसे पहले बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना ना कि जर्नलिस्ट का रोल क्या है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये लग रहा है कि जर्नलिस्ट को ऐसे परसीव किया जाता है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड के। प्रॉबेबली आई बीइंग वन ऑफ देम, जो कि हम कवर कर रहे हैं। मैं कम से कम पिछले 16 साल से कर रहा हूँ। मेहताब साहब आएंगे, मेरा ख्याल उनका 20-22 साल का तजर्बा है। खुर्रम हुसैन साहब भी काफ़ी अरसे से हैं, वो प्रोफेसर भी रहे हैं, एसोसिएट। तो कुछ उनकी तो शायद डोमेन बनती हो जहाँ पे उनका कोई एक्सपर्ट ओपिनियन हो, बेस्ड ऑन सम एनालिसिस हो, उनका हार्ड फैक्ट्स हो, उन्होंने रिसर्च की हो। नॉर्मली हम जो जर्नलिस्ट होते हैं, हम डे टू डे आपके जो इवेंट्स कवर कर रहे होते हैं, हमारी एक्सपर्टीज उस पर बेस कर रही होती है। और सेकेंडली फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चूंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, तो आपको एक गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर जो हालात होते हैं, जो हिस्ट्री होती है, उसका आपको थोड़ा सा बेहतर अंदाजा होता है जर्नलिस्ट को। उस बेस के ऊपर हम लोग बात कर रहे होते हैं, या हमारे पास कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है। हमें अगर कहा जाए कि वी विल बी रिप्लेसिंग डॉक्टर नदीम उल हक, द लाइक्स ऑफ शाहिद कारदार साहब, आसिफ मिराज हुसैन साहब, रजा बाकिर साहब, हफीज शेख साहब, आई थिंक दैट विल बी अ बिट मोर, जो कि आप किसी भी जर्नलिस्ट से मांग सकते हैं। अभी भी मैं जो आपसे बात करूंगा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस करूंगा, क्योंकि हमें ये तो पता होता है कि आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आप गलत कर रहे होते हैं, ये ठीक कर रहे होते हैं। उसकी भी जो हमारी बेस होती है वो वही होती है जो हमने पीछे देखा होता है। अब अगर हमें कहेंगे जी कि पाकिस्तान जो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है, आप इसका सोल्यूशन बताएं, तो कोई भी आपको सोल्यूशन नहीं बता पाएगा। फ्रैंकली ये आप लोगों का काम है। आपका अगर कोई आपने पहले कोई सोल्यूशन बताया हुआ है, वो वर्क नहीं किया, तो हम बताएंगे कि नहीं, ये चीज तो पहले जो है आपकी वो फेल हो चुकी है, तो आप इसको दोबारा क्यों ट्राई कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इस वक्त जो एक नेशनल डायलॉग की बात हो रही है, इज इट अ पॉलिटिकल टर्म और इज इट रियली नीडेड एट दिस पॉइंट इन टाइम? डॉक्टर साहब, आई स्ट्रांगली फील कि इट इज नॉट जस्ट द इशू ऑफ हैविंग कंसेंसस अमंग द पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज, कि जी आपने किसी एक ब्रॉडर थीम और पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर एग्री होना है, जिसके ऊपर तमाम जो आपकी जो नेशन है, आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, आपके थिंक टैंक्स हैं,
वो उसके ऊपर एग्री हो और उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंटेशन हो, रिस्पेक्टिव के किस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है। उसमें जो एक एग्जांपल दी जाती है वो बांग्लादेश की दी जाती है कि किसी भी पार्टी की हुकूमत हो तो बांग्लादेश में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो चेंज नहीं होती। मियां मंशा साहब, पाकिस्तान के प्रोबेबली नंबर वन द रिचेस्ट पर्सन, वो भी ये बात कोट करते हैं अक्सर कि जब उनकी जो मौजूदा वजीर आज़म है बांग्लादेश की, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने यही उनको कहा कि इसी तरह की पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी जो है पाकिस्तान की, उसकी बात हो रही थी। तो बांग्लादेश की वजीर आज़म ने ये कहा कि मेरी जो प्रीडिसेसर्स हैं उनके जो साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स उनको मैं अंडू नहीं करती जो इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है। तो ये वहां पे कंसेंसस है, प्रोबेबली हम उसी की बात करते हैं। बट हम जो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कंसेंसस होना चाहिए, उससे पहले मेरा ख्याल है कि विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी कंसेंसस नहीं है कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन सी होनी चाहिए। आप दो अब एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आई वुड लाइक टू नरेट दोज एग्जांपल्स। आप सबसे पहले पीटीआई की जब हुकूमत आई 2018 में, तो असद उमर साहब वजीर खजाना थे और उस वक्त इमीडिएटली आपको पता था कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान को हिट कर चुका था और हुकूमत के सामने ये सवाल था कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है या नहीं, अगर जाना है तो कौन सी आपकी पॉलिसीज होंगी, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी क्या पॉलिसीज होगी। मुझे अभी भी याद पड़ता है कि इट वाज प्रोबेबली जनवरी 2019, पीटीआई के दरमियान गालबन कंसेंसस हो गया था, महीना आगे पीछे हो सकता है बट इट वाज अर्ली 2019। पीटीआई की जो हुकूमत थी उसके दरमियान ये तय पा गया कि नहीं, जो हालात है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है। तो उस वक्त जहांगीर तरीन साहब बहुत एक्टिव थे और वो उस मीटिंग में मौजूद भी थे जिसमें ये फैसला हुआ। तो उन्होंने जब इस सारा तय पा गया तो उन्होंने कहा नहीं, हमें प्लान बी के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो फिर पीटीआई ने प्लान बी के ऊपर काम कर लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि अप्रैल 2019 में असद उमर साहब भी फारिग हो गए, उस वक्त के गवर्नर स्टेट बैंक भी फारिग हो गए और फिर आपके जो हैं उस वक्त के सेक्रेटरी खजाना वो भी चले गए और इवेंचुअली उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। ये सिर्फ बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, उसके बाद हफीज शेख आ जाते हैं, वो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज वो फॉलो करते हैं। आपकी इकोनॉमी में रिलेटिवली एक स्टेबिलिटी आती है, आईएमएफ का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर दबाव आना शुरू हो जाता है कि जी नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आ रही है, आपका करंट अकाउंट का खसारा वो अंडर कंट्रोल आ गया, चाहे वो कोविड की वजह से था या इनकी एफर्ट्स की वजह से था। अब बेरोजगारी बड़ी ज्यादा होगी और ग्रोथ रेट जो है ये तो बहुत कम हो गया है। तो उसके ऊपर हम मीडिया ने भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, इवन कि विद इन द पीटीआई क्रिटिसिज्म आया, अपोजिशन पार्टीज ने क्रिटिसाइज किया। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज के यहाँ पे भी आपको एक लैक ऑफ कंसेंसस नजर आता है कि ये कौम, ये मुल्क और ये हुकूमत चाहती क्या थी। हफीज शेख साहब की छुट्टी हो जाती है, शौकत तरीन साहब आते हैं। मैं फ्रैंकली आई वुड कॉल शौकत तरीन इरा एज एन रैशनल इरा ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इन रिसेंट हिस्ट्री। मैं बात कर रहा हूँ 2006 ऑनवर्ड से, जब से मैं ये कवर कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पॉलिसीज को, उन्होंने विदाउट लुकिंग एट पाकिस्तान इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, उन्होंने एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की तरफ गए, उसको सपोर्ट किया। रजा बाकिर साहब जो गवर्नर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, टर्फ के नाम पे जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई, मेरे ख्याल आपके किसी प्लेटफॉर्म से जो है वो एक दफा इस पे बात हुई थी कि टर्फ के नाम पे चंद जो मेरे ख्याल 600 या 625 पाकिस्तान के जो रिचेस्ट अफराद हैं उनको 1% के ऊपर 10 साल के लिए कर्जे दिए गए, मॉनेटरी एक्सपेंशन हुई, फिजिकल एक्सपेंशन हुई, आपके डॉलर की जो डिमांड थी वो बढ़ गई, जो इंडस्ट्रियलिस्ट उन्होंने दबा के एलसीज खोली जिसकी वजह से आपका रुपया फिर दबाव में आया। और ये सारी चीजें जब फटना शुरू हुई, आपका वो करंट अकाउंट का खसारा आपको फिर हिट करता है। और जब ये टाइम आता है कि इन्होंने इसके जो डिविडेंड्स थे, जो इनकी गलत पॉलिसी में रीप करने थे, गवर्नमेंट फारिग कर दी जाती है या हो जाती है। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, 2018 से लेके 2000 अर्ली 2022 तक 3 फाइनेंस मिनिस्टर, बीच में चौथे भी आए थे 15 दिन के लिए, उन बेचारे की पता नहीं क्या पॉलिसी थी। हमारे एक पार्टी के अंदर, एक हुकूमत के अंदर एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी। आप बात करें नेशनल टॉयलेट, फास्ट फॉरवर्ड, मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना है, इसहाक डार साहब लंदन में बैठे हुए हैं, साबिक वजीर खजाना है। इस हुकूमत की भी डॉक्टर साहब कोई आप देखेंगे विद इन द गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल नजर आती है। डार साहब की जो अप्रोच है टूवर्ड्स द एक्सचेंज रेट वो डिफरेंट है। वो ये कहते हैं जी कि आप सबको पता है वो एक स्ट्रॉन्ग रुपये के हामी है, और उनका जो मेरी भी उनसे प्राइवेटली भी और ऑफिशियली भी जो बात होती रहती है, वो ये कहते हैं जी कि आप जब रुपए को डी वैल्यू करते हो तो आप कहते हैं हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। दिस इज द आर्गुमेंट दैट इज बीइंग गिवन बाय द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक एंड द इकोनॉमिस्ट।
वो कहते हैं कि जी जितनी करेंसी डिवैल्यूएशन होगी तो वेयर इज द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। उसके काउंटर आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि नहीं जी ये इतना फौरी इम्पैक्ट नहीं आता, 6 माह साल का इम्पैक्ट आता है। तो वो आप देख लीजिए आपकी कितनी करेंसी डिवैल्यू हुई है। तो डॉक्टर साहब का आर्गुमेंट यहाँ पे हमें ठीक लगता है समटाइम्स, ठीक है वो शायद रुपया जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, हमें नहीं पता, वी आर नॉट द एक्सपर्ट्स, लेकिन जो एविडेंस है वो ये डिक्टेट कर रहा है इस वक्त कि रुपए की डिवैल्यूएशन से आपकी जो करेंसी के कमजोर होने से आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। इसके अंदर वो जो उनका एक बड़ा वो कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान की जो एक्सेस इंपोर्ट्स हैं दैट इज अबाउट 20 to 25% ऑफ योर जीडीपी। तो अगर मैं रुपया डीवैल्यू करता हूँ तो मेरा जो इम्पैक्ट आता है वो मेरे 25% के ऊपर आता है। और अगर एक्सपोर्ट्स को मैं अगर बेनिफिट दूँ भी जो वो हो नहीं रहा, दैट इज हार्डली 7 to 8% ऑफ योर जीडीपी। दिस आर्गुमेंट दैट इसाक डार साहब गिव्स। शहबाज, आपने बड़ी अच्छी हमें एक रीसेंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री बता दी है। आई थिंक इट्स अ गुड समरी। पर मुझे ये बात बताइए कि हम IMF प्रोग्राम में शुरू दिन से रहे हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, we've had 24 IMF programs. That means we had a program every 5 years. और अगर आप सोचें हर प्रोग्राम की नौयत 1-2 साल 3 साल होती है, तो मोर और लेस हम IMF के चुंगल से कभी निकलेंगी। हम एक इमरजेंसी वार्ड में थ्रू आउट रहे हैं। तो कहने का ये मसला है, जो मेरा आपसे सवाल है कि ये तो हमारी एक ट्रेंड चल रही है और चलती रहेगी। कोई मिनिस्टर आए जाए, सब कुछ भी हो, बात वहीं रहती है। आप लोग रोज रिपोर्ट करते हैं, नंबर्स इधर उधर चले जाते हैं, बट जो ट्रेंड है, एम आई रॉन्ग कि ये ऐसा ही रहेगा और हम ऐसे ही मुसीबत में फंसे रहेंगे या नहीं? पहले आप डॉक्टर साहब बताइए, इसी फिर पॉइंट, मैं। इसका मेरा जो सेकंड पार्ट था यही था, मैं इसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। आप देख लें 1980 से पाकिस्तान मुसलसल आईएमएफ के प्रोग्राम में, एक ब्रीफ जो पीरियड आया था आपका, आप जब नहीं थे, तो आपको उस वक्त वॉर ऑन टेरर की वजह से एक तो आपको इनफ्लोज आ रहे थे $1.5 से $2 बिलियन, तो सिर्फ आपका पर ईयर सीएसएफ में आ रहा था, जो एक मेजर रिलीफ था आर्मी को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी, डॉलर्स भी आ रहे थे। फिर आपका जो लोन्स थे वो रीस्केड्यूल हो गए। सवाल यहाँ पे ये आता है, क्या जब हम आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं और क्या आईएमएफ की जो पॉलिसीज है, कोई भी उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट उठा के देख लीजिए, किसी भी प्रोग्राम का पॉलिसी डॉक्यूमेंट उठा के देख लीजिए, आप मुझे ये बताइए कि क्या आईएमएफ की पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, उनकी कंसिस्टेंट नहीं है पॉलिसी सिंस 1980s, मैं आज की बात नहीं कर रहा। तो हम एक इन अ वे एक जो ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को तो हम फॉलो कर रहे हैं, तो कंप्लेन क्या है? प्रॉब्लम मेरा ख्याल वहां पे आता है जब आप आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपकी जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ द डे के, वो टेक ओवर कर लेते हैं आपकी जो रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। ये तो हो गया पहला पार्ट। और इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रॉबेबली ये कहना शायद गलत होगा कि हम कोई किसी भी किस्म की कंसिस्टेंट पॉलिसी फॉलो नहीं करें। मैं बात करूं आईएमएफ के फ्रेमवर्क की, जैसे फ्रेमवर्क से निकलते हैं तो एक और बात है, जैसे आपने किया कि हफीज शेख ने आईएमएफ की पॉलिसी फॉलो की, शौकत तरीन आए, उन्होंने टोटली आईएमएफ से डेविएट कर दिया और रिजल्टेंटली थोड़ा सा लेट से हुआ, लेकिन आईएमएफ ने फिर आपको डाइवोर्स किया, फिर आपकी दोबारा से सुलह हुई और फिर आपकी डाइवोर्स होगी। ये सिलसिला जो है, इसका मतलब ये हुआ, तीन चीजें यहाँ पे डॉक्टर साहब निकल रही हैं सामने। इस वक्त जो क्राइसिस मैं देख रहा हूँ, जो आपका सवाल भी है, क्या ये ऐसा ही रहेगा? इस वक्त जो क्राइसिस मैं देख रहा हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने 16 साल में इतना वर्स्ट क्राइसिस नहीं देखा। बाकी आप लोगों का मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस, आपके पास दोनों साइड की हिस्ट्री, आईएमएफ की भी और पाकिस्तान की। इस क्राइसिस के अंदर आई विल बी ब्लंट टू से, एंड आई शुड बी, कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर, अपोजिशन पार्टीज के अंदर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, बिलीव यू मी, किसी के अंदर भी जरा रत्ती भर भी रियलाइजेशन नहीं है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, दे हैव टेकन ओवर, और दे हैव लॉन्ग टेकन ओवर। उसमें कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा। इन हालात के अंदर भी जब आपको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, क्या कोई मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि वो 75 करोड़ रुपए अपने जश्न आज़ादी की तकरीबात पे वो खर्च कर ले? 4 अरब रुपया मांगा गया था, 75 करोड़ रुपया इनको अभी इनको एक सप्लीमेंट्री ग्रांट दी गई। डॉक्टर नदीम साहब, आप एक बात हमेशा कहते हैं कि बजट 30 जून को पास होता है, 1 जुलाई को इरेलीवेंट ईसीसी कर देती है। सिर्फ 1 महीने का मैं आपको काउंट दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा। जो आपका सब्सिडी पैकेज है यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, उसकी मद में कोई 50 से 55 अरब रुपए की सब्सिडी हिट कर चुकी है आपको। मैं ये बात कर रहा हूँ, ये बजट में पैसा कवर्ड नहीं है, जो कवर है उसके मैं अलावा बता रहा हूँ। उसके बाद जो एनर्जी के आपके हमारे जो सो कॉल्ड एक्सपोर्टर्स हैं, जो रिच हो गए हम सबके टैक्स पेयर्स की मनी के ऊपर, उनको आपने जो सब्सिडीज दी हुई है, अभी पिछले हफ्ते ईसीसी में 155 अरब रुपए की सब्सिडी गई थी। जो कवर था 155 के अगेंस्ट, वो सिर्फ 40 अरब रुपए का बजट में था। आपने कितना उसके वहां पे उनको आपने
एडिशनल सप्लीमेंट्री ग्रांट दे दी, और ये हम दिवालिया हो रहे हैं। अभी आपने कल जो है पीएसओ को 30 अरब रुपया उसको डिफॉल्ट होने से बचाया। आपने 30 जून को बजट पास किया, क्या इन तमाम लोगों को सैक नहीं कर देना चाहिए कि जो 30 दिन पहले की बजटिंग नहीं कर सकते, और कल 30 अरब रुपया उनको दे दिया? हो सकता है उनको जरूरत हो, दिवालिया होने के करीब वो हो, बट उसके साथ एक डायरेक्शन आ जाती है कि एक और मिनी बजट ले आओ, 30 अरब रुपए की इक्वल टैक्सेस भी ले आओ, ताकि इसको आईएमएफ का जो प्राइमरी बजट सरप्लस का टारगेट है उसको हम बैलेंस कर लें। माई पॉइंट इज के we don't have any realization, any serious realization other than the speeches and the tweets that you see कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और मुझे नियर फ्यूचर आई डोंट सी एनी ब्राइट लाइट। मुझे आप कह सकते हैं कि जर्नलिस्ट हैं, बड़े पेसिमिस्टिक हैं, ये हमेशा ऐसी बात करते हैं, बट द हिस्ट्री डिक्टेट्स कि हमारी जो डायरेक्शन है वो अभी भी ठीक नहीं है। मेहताब साहब, लेट मी कम टू यू। ये बताइए कि ये जो इनकी शहबाज ने बड़ी अच्छी समरी दे दी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, बट आई थिंक ये मैं शहबाज से एग्री नहीं करता कि हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंट रही है। हाँ, आई रिट्रैक्ट दैट। हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंट रही है तबाही की तरफ जाने के लिए, और इसमें आप लोगों का भी कसूर है कि आप लोग रिपोर्ट ये नहीं करते, डे टू डे रिपोर्ट करते हैं, पर आप रेगुलर रिपोर्टिंग नहीं करते कि तबाही की तरफ हम क्यों जा रहे हैं। हमारा बजट जो है वो आपको मैं बार बार बताता हूं कि 1 जुलाई को सीधा खत्म हो जाता है, बल्कि पास ही होता है तो उससे पहले ही खत्म हो गया। देयर इज नो बजट इन दिस कंट्री, पहली चीज। नंबर 2 चीज ये बताइए कि क्या वीकनेसेस है हमारी, क्या अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी ग्रैंड नेशनल डायलॉग करें तो क्या हमारा एजेंडा होना चाहिए, क्या बात हमें करनी चाहिए, बताइए। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं दिल से बात करूं या दिमाग से बात करूं? दोनों। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सर बुनियादी मसला ये है कि वीकनेसेस तो सर बड़ी क्लियर है। वीकनेसेस ये हैं कि इस मुल्क में हमने तय किया हुआ है सर कि अमीरों से टैक्स नहीं लेना, गरीबों से टैक्स लेना है, और यानी इतना बड़ा स्ट्रक्चरल फ्लॉ है ये, और परपेचुअल है ये, इररिस्पेक्टिव ऑफ मिलिट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, कि हमने अमीरों से टैक्स लेना है, गरीबों से टैक्स लेना है, और अमीरों की अय्याशियों पे खर्च करना है। मसलन मैं अभी एक राणा साहब बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सा मैं अभी उनकी याद दहानी के लिए लिंक कर दूं। कल हमने ट्रेडर्स पे, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, और वो छोटे नहीं है वैसे, वो मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, अगर चोर का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं तो मुझे, मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो सर उनका टैक्स जो है वो माफ कर दिया जाता है, और एक ऐसे वक्त में जब सो कॉल्ड हम कहते हैं कि डिफॉल्ट है, कोई डिफॉल्ट शिफॉल्ट नहीं है सर। ये सिर्फ एक चीज है जो बड़ी क्लियर है, वो है हमारी इनएबिलिटी टू जनरेट डॉलर्स। और डॉलर्स जो है वो कभी भी सिक्योरिटी स्टेट नहीं जनरेट कर सकती सर। हम जितनी दिल है बातें करते रहे, जहां पे गुफ्तगू करने की, आइडियाज जनरेट करने की, ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो, जहन जो है वो जो है ना सर, वो कुछ लोगों के जहन के ऊपर एक कोई चीज लगा दी जाती है, जहन बड़ा नहीं होने दिया जाता, वहां पे कभी भी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकते। आप बांग्लादेश के साथ अपना कंपैरिजन कर लें, उन्होंने अपनी ये जो शाहदौले के चूहे थे उनके उस सोच से निकले वो, तो उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। हमसे बाद में आजाद हुए थे। बल्कि मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहता, उनके बारे में जो पाकिस्तान के, हमारे ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो गुफ्तगू करते थे उनके बारे में, मगरबी पाकिस्तान के लोग, वो आपको मुझसे ज्यादा पता है सर कि हम उनके बारे में क्या गुफ्तगू करते थे, उनकी शक्लों के बारे में क्या गुफ्तगू करते थे। लेकिन वो शाहदौले के चूहे से निकले और वो आगे निकल गए। तो बुनियादी प्रॉब्लम जो है ना सर, अगर मुझसे कोई पूछे तो बुनियादी प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर है सर। जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम को खोलेंगे नहीं, और खोल के लोगों के दिमागों के अंदर, और वो बुनियादी जो हमने काम करना है, मेरा ख्याल में वो यूनिवर्सिटी लेवल से नहीं करने की जरूरत, हमें प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे बुनियादी चीजें जो है वो सिखाने की जरूरत है। मैं बाकी किसी को नहीं देखता, मुझे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता, मैं अपने बच्चों को देखता हूँ।
एलीट स्कूल में पढ़ते हैं, मैथ्स अच्छा नहीं लगता। भाई क्यों नहीं अच्छा लगता? पढ़ाने का तरीका ही नहीं है, टीचर्स का नहीं पढ़ाते ठीक तरीके से। एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम जो है वो सख्त प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है इसको उठा के किसी दरिया में फेंके। अमेरिका में जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं वो पाकिस्तान में, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ यार मेहरबानी करो ये पाकिस्तानी बुक्स, ये ए लेवल और ओ लेवल्स की बुक्स ना पढ़ो। मैं खुद देख के परेशान हो जाता हूँ। इतनी इतनी बड़ी बुक्स हैं और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं है। मुझे मैथ्स नहीं आता सर, लेकिन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स उनके जो है वो क्लियर नहीं है। उनको इस तरह महसूस होता है कि जिस तरह से उन्हें रट्टा लगाने की जो है वो एक मशीन बनाया जा रहा है। इस तरह की कौम और इस तरह के बच्चे जब प्राइवेट सेक्टर में एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं सर। और ये सिर्फ डिफॉल्ट का इशू नहीं है, ये हमारी मोरालिटी का इशू है। ये हमारे, हम जब तक शादिल्ले के चूहे पैदा करते रहेंगे। देखिए बात ये, आपकी बात बिल्कुल सही है, आई एग्री विद यू। बट देखिए मैं आप दोनों से एक बात फिर पेश करता हूँ। आप लोग टैक्स की बात करते हैं, हमने अभी एक पेपर लिखा है इस पे कि टैक्स जीडीपी रेशियो के पीछे मत भागे। हमने, मेरा तो ख्याल है 30 साल जाया कर दिए टैक्स जीडीपी रेशियो के पीछे भाग भाग के। ठीक है, अब ये मुझे बताइए कि अगर ये वाकई हम करें ग्रैंड नेशनल डायलॉग या चार्टर ऑफ इकोनॉमी अगर हम करें, इसमें मोटी मोटी मुझे 2-3 बातें बताएं जो हमें पहले सामने रखनी चाहिए। फंड प्रोग्राम जो है, फंड प्रोग्राम तो देखिए वो तो बड़ी सिंपल बात है, मल्लम पट्टी है। फंड प्रोग्राम नहीं आपका डीपर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता। मैं बार बार कहता हूँ, टीवी शो पे कई दफा कह चुका हूँ कि फंड प्रोग्राम जो है वो एक इमरजेंसी वार्ड की तरह है। जब आप इमरजेंसी वार्ड जाते हैं वो आपका ऑपरेशन वगैरह नहीं करते, वो आपको तो थोड़ा बहुत चला के कहते हैं आगे जाओ किसी डॉक्टर के पास इलाज करो अपना। तो अब मसला यह है कि हमारा इलाज फंड प्रोग्राम कभी कंप्लीट नहीं कर सकता। फंड प्रोग्राम हमें टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, टेम्पररी रिलीफ, याद रखिए टेम्पररी रिलीफ, परमानेंट रिलीफ कभी नहीं दे सकता क्योंकि हमारी बीमारी गहरी है। तो हमें, मुझे ये बताइए कि 2-3 पॉइंट्स कि हमारे, अगर आप लोगों को कंसल्ट किया जाए प्राइम मिनिस्टर साहब का, आप एजेंडा बताएं, आप क्या रखेंगे एजेंडा पे कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए ताकि हम ये कंसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, कंसिस्टेंट जो हमारे बाकी क्राइसिस है उनसे निकल सकें। राणा साहब पहले आप चलें, फिर मेहताब साहब बताइए। एक चीज पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं। आपने कहा, मैंने कहा कि पॉलिसीज में तसलसल है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम होता है उनके डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें, उसमें आपको कंसिस्टेंसी नजर आती है। पाकिस्तानी हुकूमत की जो अपनी पॉलिसीज होती है और जो भी हुकूमत ऑफ द टाइम हो उसकी पॉलिसीज में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। वो तो मैंने बताया आपको, जैसे कि एक हुकूमत के 3 फाइनेंस मिनिस्टर, तीनों की डिफरेंट पॉलिसीज थी। नो कमिंग टू योर पॉइंट के जी हमें क्या करना है, देखें आपकी जो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है ना, अब वो ऐसा हो गया है कि आप परपेचुअली एक आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में हमेशा रहेंगे। तो एक आपका ये प्रॉब्लम है। दूसरा आपका प्रॉब्लम आ जाता है फिस्कल साइड से कि आपका जो फिस्कल इम्बैलेंसेस इतने हैं कि यू विल हैव टू हैव अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ मोर देन 6% ऑफ जीडीपी, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, अब 2 ये अगर आपके मेजर, आपने सारी दुनिया ने आइडेंटिफाई किए होंगे, ये 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो सॉल्यूशंस भी इसके अंदर है, आपने कहीं बाहर नहीं जाना। बीओपी में जब आप आते हैं तो आपका जो सबसे बड़ा जो मसला है आपकी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर हो गया है, और जिसको मैं ब्लेम करूंगा, कमजोरी हमारी अपनी इंटरनल होती है, बट इंटरनेशनल लैंडर्स ने भी हमारी ऐसी पॉलिसीज बनवाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और खासतौर पर अर्ली 2000 से, कि आपकी जो इकोनॉमी होगी ना अब इम्पोर्ट लेड हो गई है। जो वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की थी, उसके नंबर्स मैं अक्सर कोट करता हूँ कि 53% आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल्स हैं और इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और 24-25% आपकी जो है फ्यूल आइटम्स हैं आपकी। फिर इसके अलावा आपने वीट इंपोर्ट करनी है, शुगर करनी है, कॉटन करनी है, लग्जरी जिसको कहा है कि सारी चीजों को बंद कर दिया जाता है, लग्जरी का जो कंपोनेंट इन योर टोटल इंपोर्ट बिल इज नॉट मोर देन 5%। तो सबसे पहले आपने ये जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है सर, इसको ठीक करना है। एक जो चीज मुझे लगी है कि अगर मैं पिछले 15 साल में देखूं या 20 साल के अरसे में, जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं ना, खासतौर पर जो हमने चाइना के साथ एफटीए किया है, चाइना का जो एफटीए है डॉक्टर साहब, इसको रीनेगोशिएट करने की जरूरत है। अब चीन के अंदर बाटा के जूते बन के, चले मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, चीन के अंदर स्लीपर बन के और मेड इन पाकिस्तान का यहाँ पे आप स्टैंप लगा के बेच रहे हैं, क्योंकि उसका वहां पे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, बजाय कि आप पाकिस्तान में कर लें। और आपके इंपोर्ट्स इतने आपने उसको इजी कर दिया है कि अब हर चीज बाहर से आ रही है, हम एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन से एक ट्रेडिंग नेशन बन गए हैं। तो एफटीए को ठीक कर लें और मजीद एफटीए की तरफ ना जाए, और अगर आपने एफटीए करना होता तो अपने इक्वल पार्टनर्स के साथ करते हैं, अब चीन के साथ एफटीए नहीं करते। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। इस यहाँ से आपकी बीओपी के जो क्राइसिस, एक्सपोर्ट की जो बाइसेस है आपकी, आपने यहाँ पे
पाकिस्तान के अंदर आपने चीज बना के आप उसको सस्ता है आप उनको बेचने बजाय के आप उसको इनकरेज करो कि वो एक्सपोर्ट करे. इट इज नॉट जस्ट अबाउट द डॉलर वैल्यूएशन, दैट इज जस्ट वन पार्ट, स्मॉल पार्ट बट इंपॉर्टेंट पार्ट. आपके बाकी जो पॉलिसीज हैं वो इस चीज को डिस्करेज करती हैं कि आप एक्सपोर्ट्स करें. मुझे ये बताइए कि पिछले साल 105 अरब रुपए का आपने एक्सपोर्ट्स के नाम पे सब्सिडीज दी है, और ये डेलिबरेटली हो रहा है. जो एक्सपोर्ट्स के नाम पे सब्सिडीज दी जा रही हैं वो उसमें बिजली की भी और गैस की भी, उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी वो यूज हो रही है. आपने इतनी बाइसेस रखी हुई हैं कि अब एक बार क्या ये सिंपल काम नहीं हो सकता? इट्स नॉट अ पॉलिसी मैटर बट इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कि अगर मैंने एज एन एक्सपोर्टर मैंने जो जितनी एक्सपोर्ट किया वो मेरी डॉलर की प्रोसीड जब मेरे अकाउंट के में आ जाएंगे तो उसके अगेंस्ट मुझे सब्सिडी दे दें. आपने मेरे बिजली के मीटर और गैस के ऊपर ही क्यों देनी है आप सब्सिडी? देन योर टैक्सेशन रिजीम, योर टैक्सेशन रिजीम इनकरेजेस कि आप एक्सपोर्ट्स ना करें. एक पॉइंट आपका ये. दूसरा, फिस्कल साइड के ऊपर जो रूट कॉज है और वो आपकी नेशनल फाइनेंस कमीशन है. एनएफसी को आपको अंडू करना है या रीडू करना है, इसके लिए जो भी आप अप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर लें. इस एनएफसी के साथ आप काम नहीं कर सकते. आपको एनएफसी के ऊपर एक लेके आना, कंसेंसस लेके आना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यूज, वो तो आपने जितना इकट्ठा किया. अभी जो हुकूमत पीडीएल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की तरफ चली गई, इट्स अ गुड स्टेप कि आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है. 60% आप उनको पहले दे रहे हो, जीएसटी भी इकट्ठा करके आप आधा उनको दे दोगे, तो व्हाट इज द फन ऑफ कलेक्टिंग दिस जीएसटी और रिमेनिंग इन द डेफिसिट? सो हैविंग 850 बिलियन उसका जो पेट्रोलियम लेवी का टारगेट, इट साउंड्स बिग बट इन द गिवन सर्कमस्टांसेस इनके पास ऑप्शन नहीं है. तीसरी चीज ये है कि आप डिसाइड कर लें कि ये आपने आपके जो फंक्शंस है ना, दिस रिलेट्स टू योर फिस्कल रिस्पांसिबिलिटीज. आपकी फेडरेशन के जो सेंटर के और जो फेडरेटिंग यूनिट्स के जो फंक्शंस हैं उनको आपको रीडिफाइन करने की जरूरत है. आपने अगर एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट डिवॉल्व करके आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री रखनी है तो फिर ये खर्चा है, इसको बंद करना पड़ेगा. आप रेवेन्यू, आप डॉक्टर साहब ये ठीक कहते हैं, 15% 20% भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो ले जाए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. देन इसी तरीके से आप देखें ना, आपने प्राइवेटाइजेशन कमीशन रखा हुआ, प्राइवेटाइजेशन डिवीजन रखी हुई है, प्लानिंग कमीशन रखा हुआ, प्लानिंग डिवीजन रखी हुई है. क्यों? रेवेन्यू डिवीजन आपके चले उसकी बनती है, उसके मामला होते हैं, बट इसी तरह के एक दो और आपके फंक्शन हैं. हर चीज की आपने यहाँ पे अथॉरिटी बनाई हुई. ये आप नेशनल कंसेंसस कर लें कि आपका जो सेंटर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके प्रोविंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो जाएंगी उसको आपने देखना है. अभी जो आपका स्ट्रक्चर है, आपकी जो इसकी जो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज होता है, प्रोबेबली इतना बनता नहीं है सुबह का. या तो आप उनको लिंक कर दें विद द आउटकम ऑफ देयर सोशल इंडिकेटर्स. अगर आप वो नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल इसको देख लें. मेरा ख्याल ये 3-4 बड़े पॉइंट है, कुछ ज्यादा आपके कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज नहीं है पाकिस्तान में. these issues look very complicated but you know the solutions, you know the problems. माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की आपने. बिल्कुल आपने फंड वाली हमें दे दी लिटनी कि जरा मोटी मोटी बातें आपने कर दी. मेहताब साहब, would you agree with that list or would you go further? नहीं सर, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता जी. उसकी वजह ये है कि ये सारी प्रिस्क्रिप्शन वही है जो बड़े काफी सालों से हमें दी जा रही है. सबसे पहले सर, इस मुल्क में करप्शन 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 ये सारी मंत्रा बंद करें. ये 1951-52 से सुन के और आजकल जो अजीम लीडर इस मुल्क पे काबिज होने की दोबारा से कोशिश कर रहा है, इमरान खान, बहुत हो गया. ये मंत्रा 1951-52 से हम सुन रहे हैं. और मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान, ये सुन के पाकिस्तान जो है दुनिया की सबसे बड़ी करप्ट नेशन है. बिल्कुल हम नॉर्मल लोग हैं जैसे बाकी पूरी दुनिया है. बिल्कुल कोई हमारे अंदर कोई करप्शन है मैं ये नहीं कहता. डीकपल करें पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को. इकोनॉमिक पॉलिसीज पे चंद चीजें ऐसी हों जिस पे कोई कंप्रोमाइज ना हो. उसमें आपका रेवेन्यू साइड भी है, उस पे आपकी एक्सपेंडिचर साइड भी है, उस पे प्राइवेटाइजेशन भी है. बेच दें ये सारे लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूट, ये जो इदारे हैं. लेकिन उससे पहले ये फौजियों की डिस्टॉर्शन भी खत्म करें. ये इकोनॉमी में बहुत बड़ी डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर रहे हैं. बंद करें इनकी डिस्टॉर्शंस. जब तक इनकी डिस्टॉर्शंस नहीं बंद होगी ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता. ये जजेस हैं, या मैं क्या इनके बारे में लफ्ज इस्तेमाल करूं. ये जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकेकार तब्दील करें. अगर इस मुल्क को आपने बचाना है, पेपरा रूल्स बंद करें, खत्म करें, पेपरा रूल्स की रिफॉर्म करें. इनके तहत ये मुल्क नहीं चल सकता. इस जुडिशरी की मौजूदगी में भी ये मुल्क नहीं चल सकता.
रूल्स ऑफ बिजनेस में चीजें तय करें कि किन चीजों पे ये सुमो नोटिस ले सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते हम बड़े बड़े काम, आर्मी को कहें या इंस्टीट्यूशनल अपना रोल पॉलिटिक्स के अंदर तय कर ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तय कर ले। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को फेंक दें समुद्र के अंदर, या उनका रोल तय कर ले और तय कर लें कि उन्होंने ही अमेरिका से कन्विंस करवा के हमें बेल आउट पैकेज दिलवाना है और सारी इकॉनमी चलानी है, चलाएं, लेकिन तय करके चलाएं, धोखा दे के ना चलाएं, डिसीव करके ना चलाएं, बदमाशी करके ना चलाएं। अगर ये सारे काम हम नहीं कर सकते, ये आपने सब मोटी मोटी बात बताई बट एक छोटी सी गुजारिश, क्या ये जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, जो आपस में मिल के बैठ के काम नहीं कर सकते, जो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, जिनके माशाल्लाह वो पुश्तें इलेक्ट हो जाती हैं, क्या ये मसले भी नहीं हमारे सॉर्ट आउट होने चाहिए? सर बिल्कुल सॉर्ट आउट करने चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें ये कहना, देखिए ना, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर पॉइंटिंग टू द पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट आई थिंक जरा आगे चले हम कि इकोनॉमिक वीकनेसेस, लेट्स स्टे देयर। हमारे मुल्क में इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्या है? मुझे कहते हैं कि हम सेव नहीं करते, ठीक है, येट हमारे पास माशाल्लाह काफी कैश ऑन हैंड है, लोग माशाल्लाह काफी खर्च रहे हैं, प्लॉटों की कीमतें बढ़ रही हैं, दुकानों में बिजनेस बढ़ रही है, और आप देखें रेस्टोरेंट में बिजनेस बढ़ रही है, लोग सैर भी कर रहे हैं। तो क्वाइट फ्रैंकली पीपल डू सेव, except people don't want to save in the options that the official economy gives them, and I quite frankly think that is correct. They should not, because stock market आपकी कभी चलती नहीं है। अच्छा, आप लोग ये नहीं इसमें मेंशन किया हमारी स्टॉक मार्केट क्यों नहीं चलती। नंबर 2, हमारे पास सेविंग के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या बैंक्स हैं, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी स्टॉक मार्केट तो चल ही नहीं सकती। गवर्नमेंट बॉन्ड को ये कभी अबव इन्फ्लेशन ले जाते, कभी बिलो ले जाते हैं। फिर एक और बात जो आप दोनों ने बिल्कुल नहीं की, जो मैं काफी हैरान हूं इस बात पे, कि हमारे पास जो हम पीआईडी में कहते हैं, हमारा जो मौकफ है कि हमारे पास मार्केट तो है कोई नहीं, हमारा फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट बहुत ह्यूज है, और हमारी जो रेगुलेटरी निजाम है, जो हमने स्लज की सीरीज निकाली अभी अपनी, कि स्लज जो है हमारी, ये किताब हमारी है, कि ये बहुत ही दुश्वारी है काम करने में, इसको आपने मेंशन नहीं किया। तो आप सोच रहे हैं कि इकोनॉमी चल जाएगी इन वीकनेसेस के साथ भी, कि एक हाथ पे हमारा बहुत ज्यादा रेगुलेटरी निजाम रहे और दूसरे हाथ पे हम क्या कहते हैं, हाँ एक और चीज जो आपने बिल्कुल दोनों ने मेंशन नहीं की, ग्रोथ। आप दोनों मैक्रो की बातें करते हैं विदाउट ग्रोथ, तो इस पर मुझे जवाब दीजिए। क्या मेरा तो ख्याल है जो फंडामेंटल हमारा प्रॉब्लम है कि ग्रोथ नहीं हो रही। फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारा, आपने इन्वेस्टमेंट बंद की हुई है, सेविंग्स बंद की हुई है, बाय रेगुलेशन इन्वेस्टमेंट और सेविंग बंद की हुई है। आप दोनों ने इस पे कोई हाईलाइट नहीं किया, बताइए क्या ख्याल है आपका। राणा साहब, देन मेहताब साहब, बताइए। तो देखिए, ग्रोथ, हम हैप्पी कि आपने ग्रोथ की बात की। आप तो ग्रोथ की बात में क्या करें, ये आप में भी, आपने हमेशा यही कहा है कि ग्रोथ की बात नहीं करनी है। ग्रोथ, आप नंबर्स में पड़े रहते हैं। लोग, आपकी दो तरह की ग्रोथ हो रही है, आपने खुद ही मेंशन कर दिया। एक आपकी फॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ हो रही है, एक इनफॉर्मल की हो रही है। Formal sector is going down for last many years, but still the informal is supporting the economy and the society. सर ये देखिए, पहले जो आप एक बात कर रहे थे ना कि हमने वही डोनर मंत्रा, ये इट इज नॉट अ डोनर मंत्रा। समटाइम्स अगर कोई बात आपको कॉमन लग रही है और उसके अंदर आपको बेनिफिट नजर आ रहा हो, तो मेरे देयर इज नो हार्म इन टेकिंग दैट। पर्टिकुलरली ये जो एफटीए की रीनेगोशिएशन है, प्रोबब्ली द डोनर्स आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हमें, मेरे ख्याल में यहाँ ज्यादा डैमेज हुआ, तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की। सेविंग्स बिल्कुल हो रही हैं, बट बैंकिंग सिस्टम के अंदर सेविंग्स नहीं होंगी। हम लोग जितने भी शायद बात करें, हम सब सेविंग्स कर रहे होंगे। प्रॉब्लम यही आ जाता है कि आपकी, चूंकि आपका जो टैक्सेशन सिस्टम इतना स्क्यूड है कि आप जैसे आप फॉर्मल सिस्टम की तरफ आते हैं, तो यू आर बीइंग हिट by the FBR and by through so many other means. तो people now try to prefer to remain outside the system, जिसकी वजह से आपको सेविंग्स के नंबर्स भी आपको कम नजर आएंगे, आपको ग्रोथ भी ओवरऑल जो आपकी हो रही है आपकी इकोनॉमी के अंदर, वो भी आपको उस तरीके से आपको नजर नहीं आती। ऑल्दो कि अभी जो इन्होंने रीबेसिंग की है, उसके बाद आपकी सर्विसेज एंड गुड्स आपकी कुछ और ऐड हुई इकोनॉमी के अंदर, बट स्टिल देयर आर इशू। डॉक्टर साहब, रेगुलेटरी, फ्रैंकली आई डिसएग्री विद दिस, कि हमने बहुत ज्यादा हमारे जो रेगुलेटर, अब रेगुलेशन के अंदर भी दो चीजें, एक तो आप लाइसेंसिंग रिजीम अभी भी चल रहा है, खत्म हो चुका है बट चल रहा है, हर चीज का आपको एनओसी लेना पड़ता है। उसकी हद तक मेरा आपसे इत्तेफाक है कि हर चीज की आपको परमिशन लेनी पड़ती है। रेगुलेटर का मतलब कुछ और होता था, दुनिया के अंदर कुछ और है, पाकिस्तान में वो नहीं है।
पाकिस्तान में सीसीपी रेगुलेटर नहीं है, पाकिस्तान में नेपरा रेगुलेटर नहीं है। रेगुलेटर डज नॉट मीन इंक्रीज इन द प्राइसेस। अगर आज सीसीपी जिंदा होता, आप रेगुलेशंस की बात करते हैं, अगर आप सीसीपी आज जिंदा होता है, रेगुलेटर पाकिस्तान में जिंदा होता, जो कल टोयोटा और इसने दूसरी कंपनी ने, होंडा ने हमारे साथ किया है, हमारे कंज्यूमर्स के साथ, वो ना कर पाते। So I have different view on all those issues. Probably I didn't mention those because of the paucity of the times. But आपके सर, again I can tell you with 100% clarity कि you know all these issues, you know the problems. It is just you want to hear from us. आपका असल प्रॉब्लम आके आ जाता है, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट हो, आपकी सेविंग जो, आपके ग्रोथ के प्रॉब्लम्स हो, आपकी एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। आपने कभी इस चीज पे पाकिस्तान में कभी गौर हुआ है कि आपका इंटरेस्ट रेट तो आप 15% है? लास्ट टाइम हमने बात की थी जब दानियल अजीज साहब थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कि जो ट्रांसमिशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज है वो आपकी कितनी इफेक्टिव है। आपने एक मेजर चंक को तो आपने से बाहर रखा हुआ। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कोई भी रेट उसने बारो करना है, तो आपकी पॉलिसीज इनइफेक्टिव है बिकॉज यू डोंट हैव पॉलिसी। आपकी पॉलिसीज इसलिए इनइफेक्टिव भी हैं कि आपको वर्ल्ड बैंक एक पॉलिसी सेट दे देता है $400 मिलियन के लोन के साथ, एडीबी एक दूसरा पकड़ा देता है, वो आईएमएफ एक तीसरा पकड़ा देता है। हमारे जो तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस चीज के ऊपर लग जाती है। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं ग्रोथ की, सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, एम्प्लॉयमेंट की, ये फिर सेकेंडरी चीजें हो जाती है। आपकी इमीडिएट प्रायोरिटी कुछ होती है डिलीवर करने की, एंड इन दैट प्रोसेस वी डू नॉट रियलाइज कि हम सेविंग्स को कितना डैमेज कर रहे हैं और हम इन्वेस्टमेंट को कितना डैमेज कर रहे हैं। अगर आपको इन हालात के अंदर भी कहा यह जाए कि जब हमारे पास डॉलर्स नहीं है, प्राइवेट लोग जितने मर्जी हो, ये सबको पता है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, वी आर एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, अगर हमें बेल आउट नहीं मिलता। अगर इन हालात के अंदर भी आपको कहा जाए कि ये जो फूड प्रोसेस आइटम्स हैं, इनके ऊपर जो टैरिफ लाइंस हैं, इनके जो ऊपर ड्यूटीज हैं या इनके कस्टम ड्यूटीज हैं, इनको रेट्स को कम कर दिया जाए क्योंकि कुछ अमेरिकन कंपनीज उससे हिट हो रही होती, इन हालात के अंदर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो जो हमारी इमीडिएट प्रायोरिटी फाइनेंस मिनिस्ट्री में शुरू हो जाएगी ना एफबीआर के अंदर कि इन टैरिफ लाइंस को कम कर दो, अभी हमें कर्जा चाहिए इनका $400 मिलियन का, विदाउट लुकिंग इनटू द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन दोस टैरिफ लाइंस ऑन आवर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर, बुनियादी तौर पे मैंने डिस्टॉर्शंस की बात की थी कि जब तक मार्केट के अंदर डिस्टॉर्शंस है सर, और इतनी बड़ी बड़ी डिस्टॉर्शंस हैं, उस टाइम तक तो हमें ग्रोथ के बारे में वैसे ही मैं समझता हूँ कि ये प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये भी है शायद सर कि ग्रोथ जो है वो, आप उस ग्रोथ का क्या फायदा जो ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल ही ना हो, जो इंक्लूसिव ही ना हो। और ये ग्रोथ कभी भी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव नहीं हो सकती क्योंकि इसकी बैक पे ना तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है हमारी और ना सेविंग्स है। तो बुनियादी तौर पे सबसे पहले मैं समझता हूं कि मार्केट को जो है, ये बात मैं आपकी बिल्कुल मानता हूं कि जो मार्केट की डिस्टॉर्शंस हैं उनको खत्म करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा फुटप्रिंट जो है वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट के इतने एम्प्लॉयज हैं, इतने माशाल्लाह फौजी हैं और माशाल्लाह इतनी बड़ी पेंशन है, तो ये जो है ये जब तक है इसको कम करने की जरूरत है, इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। मसलन पेंशन की रिफॉर्म देख लें आप, मुझे पता है पीआईडी में भी ये प्रॉब्लम है। तो आप ये देखिए कि हम इतनी, यानी दुनिया जो सब कुछ इस्टेब्लिश हो चुका है, हम वो अपने किटी से निकाल के किए जा रहे हैं, पेंशन फंड्स नहीं बनाते। कितने सालों से हम लिख लिख के मर गए हैं, आप हमें ब्लेम करते हैं, ठीक है करें, हमारी भी इसके अंदर, मैं नहीं कहता कि हम बड़े दूध के धुले हुए हैं, हम भी बड़े प्रॉब्लम्स है हमारे। लेकिन पेंशन रिफॉर्म्स पे पिछले 15 साल से लिख रहे हैं, एक कोई रिफॉर्म हुई हो? कुछ भी नहीं हुआ। एक वर्ल्ड बैंक का टेक्निकल लोन जो है वो आ जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकली जो है वो कुछ नहीं होता। तो जब तक हम अपने बुनियादी फंडामेंटल्स को और मार्केट को ठीक नहीं करेंगे सर, मार्केट ठीक हो जाए, उसके अंदर से डिस्टॉर्शंस खत्म हो जाए, लोगों की मोनोपोलीज खत्म हो जाए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे मुख्तलिफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो, चीजें खुद ब खुद सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएंगी और उसके नतीजे में हम अपनी एबिलिटी को भी जनरेट कर लेंगे, अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर लें। लेकिन ये सारे शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं है, ये मीडियम टर्म्स हैं सर। फौरी तौर पे तो बुनियादी तौर पे ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसके आगे और फौजियों के आगे और जजों के आगे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट की जाए कि इस मुल्क पे रहम कर दें, और रहम ये करें कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें और बगैर किसी इफ्स एंड बट्स के बात करें। वो जी, जब तक अकाउंटेबिलिटी का निजाम बेहतर नहीं होगा हम टेबल पे नहीं बैठेंगे।
तो यार इस मुल्क में आग लगी हुई है, खुदा का वास्ता है। अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे को आप बिल्कुल जो है वो जमीन के नीचे गाड़ दे। ना पीटीआई नून लीग को खत्म कर सकती है, ना नून लीग पीटीआई को खत्म कर सकती है। मेहरबानी करके अपने लीडर्स को, हम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको ये सिखाएं कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस बला का नाम है। किस बला का नाम है कि हम डाइवर्जेंट व्यूज के साथ भी एक टेबल पे बैठ सकते हैं। ये किस बला का नाम है कि हमारे जजेस को ये बताया जाए। तब ये उनको समझाने की जरूरत सिर्फ नहीं है, ये हम लोगों को भी समझाने की जरूरत है। हम लोग इकोनॉमिस्ट भी, आप जर्नलिस्ट भी, मीडिया पे भी लोग देखें, हम लोग बात सर नहीं मैंने इस मुल्क का ओथ नहीं लिया हुआ, मैं इस मुल्क के नेशनल एक्सचेकर पे बोझ नहीं हूं। किसने ये बोझ लिया? जिनका मैं हवाला दे रहा हूं ये बेनिफिशियरी हैं इस मुल्क के नेशनल एक्सचेकर के। नहीं, तो वो मैं तो कहते हैं नेशनल एक्सचेकर का नहीं हूं, मैं तो आजाद शहरी हूं, मुझे तो बात करने की इजाजत है ना। ये लोग तो हलफ लेके इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बट मेहताब साहब वो कहते हैं वो मुल्क को सेव कर रहे हैं, वो आप कितना सिर्फ खुदा बोल का नहीं वास्ता है रहे। सर, आप तो माने कि वो सेव नहीं कर रहे, ये जजेस अच्छा। सेव कर रहे हैं। मुझे बुला लें, इनसे कहें मुझे, देखें सर खुदा का वास्ता है, ये सेव कर रहे हैं। अगर ये मुझे बताएं, एक बात का मुझे जवाब दे दें। आप डिस्टॉर्शन की बात करते हैं सर, मुझे ये जजेस, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी गैरत है कोई नहीं वैसे इनके अंदर, मुझे ये बताएं सर। हमें भी खुदा के अरबों, वास्ते नहीं मुझे नहीं सर बात करने दें। अरबों रुपए के टैक्सेस के केसेस ये स्टे ऑर्डर्स पे चला रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको? और कई सालों से चला रहे हैं। अच्छा खैर, अब छोड़े इसको, लेट्स गो ऑन टू समथिंग एल्स। हमारे साथ सलाम साहब बैठे हैं, प्रोफेसर सलाम, पुराने पीआईडी के हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, बहुत यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है। सलाम साहब बोलिए। मैंने भी मेहताब साहब से एक सवाल करना है। ठीक है, उन्होंने ओथ तो नहीं लिया इस मुल्क के लिए, लेकिन शहरी तो है ना आप इस मुल्क के। शहरी होने के नाते हमें जो चीजें सही हैं, जो अच्छी हैं, वो करनी चाहिए। ठीक है, दूसरों को क्रिटिसाइज जरूर करें, अपना व्यू पॉइंट दें, लेकिन इस मुल्क की फलाह के लिए तो जरूर सोचें ना, इर्रेस्पेक्टिव कि हमने ओथ लिया है या नहीं लिया है। ये मुझे एक गुजारिश है, फुटनोट। दूसरा यार हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, हमारा बजटरी डिफिसिट जो है हमारी जान नहीं छोड़ता। हम जो टैक्स बढ़ाए चले जाते हैं, और वो भी एक छोटा सा तबका है जो टैक्स देता है, बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस हम सारी लोगों को स्क्वीज करते हैं। लेकिन हम ये देखें, जो हम जो रेवेन्यू एक्सपेंड करते हैं उनको हम कैसे करते हैं। आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है कि हर साल हर एमएनए को, हर एमपीए को, हर ऑनरेबल सेनेटर को कितनी बड़ी अमाउंट दी जाती है। अगर उसको जमा करें तो मेरा ख्याल है इट वुड वर्क आउट इनटू बिलियंस ऑफ रुपीज। और वो कैसे खर्च होती है, कहाँ लगती है, कौन से प्रोजेक्ट्स पर चलती है, मेरा हाल मुझे कम अज कम इल्म नहीं, आपको शायद इल्म हो। अगर हम उसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लें तो शायद हमारा थोड़ा सा बजटरी डिफिसिट में 0.1% का कोई फर्क पड़ जाए। तो ये भी चीजें करने की बात है। दूसरा चीज नदीम, आपने हम एग्रीकल्चर की भी बात कर रहे थे, थोड़ी सी मुझे उसमें अंडरस्टैंडिंग है, हमने डिवॉल्व कर दिया एग्रीकल्चर को प्रोविंसेस तक, लेकिन हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फूड यहाँ पर है। और आपके ये इल्म में है कि जो पॉलिसी हम एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए करते हैं, जो जरूरी नहीं कि वो फूड के साथ ही मुताबिक रखते। फूड सिक्योरिटी के इश्यूज मुख्तलिफ हैं देन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हम उनको मिक्स अप ना करें, और हमें जो करने वाली चीज है कि वी हैव टू डेवलप एनालिटिकल कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इन द प्रोविंस, उसको एनहांस करने की जरूरत है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि देखिए, आपने अभी, हम कह रहे हैं कि हमें अभी जो गंदम की पैदावार कहते हैं, कोई कहता है 27 मिलियन टन हुई है, कुछ 26 मिलियन कर, एंड आई एम श्योर कि हमें किसी को नहीं पता कि हमारी टोटल वीट प्रोडक्शन सब कितनी हुई है और हमारी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर हमें ये अदाद-ओ-शुमार बेसिक नहीं पता तो हम अपनी जो इम्पोर्ट पॉलिसी है, जिस पर कोई 3 मिलियन टन कह रहा है, कोई 4 मिलियन टन कह रहा है, कैन नॉट वी डू समथिंग टू रिड्यूस दिस? ये तो इम्पोर्ट सब्सिट्यूट हम कर सकते हैं। हमारे मुल्क में जमीन भी मौजूद है, लेकिन हम फार्मर्स को भी थोड़ा सा जरा कंसल्ट कर लें, यार आपके प्रॉब्लम्स का, जैसा हमने वो स्लज स्टडीज की है, जिम्मेदारों के भी स्लज पॉइंट बनवाएं कि यार उनके, अगर आपने गंदम की
पैदावार बढ़ानी है, या ऑयल सीड हमारा बहुत बड़ा एक सेक्टर है, उसमें जाना है, तो हमें दुश्वारियां क्या है, हमारे मसाइल क्या हैं, प्रोडक्शन के क्या हैं, मार्केटिंग के क्या है, और क्या है, उनको थोड़ा कंसल्ट करके देख लें। दूसरा एक चीज मैं कई दफा सोचता हूँ कि अगर आप हमारे अदाद शुमार देखें, एग्रीकल्चर में हमारा जो ग्रोथ रेट है वो क्रॉप सेक्टर में तो बहुत फ्लक्चुएट करता है, ऑन द अदर हैंड लाइव स्टॉक हमारा एक बड़ी स्मूथ सेलिंग जा रही है। अगर ये वाकई सही है कि हमारा जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो इसको प्रमोट कर रहा है, अगर हम उसको सही समझते हैं, तो देन वी शुड एलोकेट हायर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर। उसमें जो ग्रोथ रेट ज्यादा है ना, तो आप उसको एलोकेशन भी ज्यादा करें, बढ़ाएं उसको। और अगर आप देखें प्रोविंशियल बजट्स को देख लें, फेडरल को देख लें, कि जो आपके जो एलोकेशंस हैं दे डू नॉट मैच विद दिस। ये चंद एक गुजारिश है। थैंक यू। जरा मैं एक दो और सवाल ले लूं, फिर आई कम बैक टू द स्पीकर्स। ठीक है जी। जी ओसामा साहब कोई बोल रहे थे? ओसामा, आर यू देयर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैन यू हियर मी? जी बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आई जस्ट वांट टू respond to some of what Mehtab Saab was saying. फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दें यार, इट विल बी गुड। Of course, geez, I'm sorry. I'm an assistant professor of economics at LUMS. जो मेहताब साहब कह रहे थे, yes, there are market distortions, लेकिन जो उन्होंने पहले बात की थी कि you have to decouple politics from economics, I don't know if that's right. अगर आप market distortions की बात करें, monopolies का जिक्र हुआ, I believe आप Forgy Fertilizer का देखें, उन्होंने अपनी annual report, I think this is from 2020, they themselves state they own 51% of the urea production in the country. So that's a perfect example of a monopoly for you. और उसके आप source देख लें किधर है, Forgy Fertilizer आप लाहौर में देख लें, all the nice residential areas are, you know, cantonment, THA. I don't want to brag, इस पे काफी बात हो चुके हैं. My only point is कि इसका फिर अगर ये analysis हुआ है, तो इसका फिर ये मतलब है कि you cannot decouple economics from the politics in this country. जो perhaps the source of the distortions are political in nature and not economic. जो दूसरी बात जो अभी बात हुई थी about agriculture now being a provincial subject, maybe this is also another source of distortions. There might be a case made that perhaps we have to be more take perhaps a more centralized approach to the problem, because agriculture, I think, is going to be a main issue already. Food insecurity का issue हो गया, water insecurity का issue हो गया. जो पहले बात हुई थी कि residential sector, I mean, housing sector has sort of really seen a boom, but you have finite land. So either you use your land to build houses or you use your land to grow wheat and whatnot. बस ये दो तीन बातें थी. Thank you. थैंक यू जी। जी जवेरिया राय। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हूँ, पीएचडी की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। एक्चुअली मैं आप लोगों को सुन रही हूँ। एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन है कि सर परचेजिंग पावर की बात कौन करेगा? आम जो एक बंदा है, इंसान है, जो एक जिसका एक 20,000 सपोज उनकी मंथली इनकम है और उनके एक्सपेंडिचर्स जो मीट नहीं हो पा रहे। फिर यस, मैंने जब हैंड रेस किया तब तक फूड इनसिक्योरिटी पे बात नहीं हुई थी। फूड इनसिक्योरिटी के जो रिसेंट सेंसस हैं उनके मुताबिक 38% हम पाकिस्तानी फूड इनसिक्योर हैं। उनकी बात कौन करेगा? ये फूड इनसिक्योरिटी बड़ी अजीब टर्म है जी, मुझे समझ ही नहीं आती, इसको भूल जाए। अरबाज बिन आदिल। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर अरबाज आदिल हूँ फ्रॉम कराची एंड रिसेंटली बिन इनटू दिस इकोनॉमिक साइड ऑफ एन इंडस्ट्री। मैं भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ Karachi based company में. So what is my question is कि recently we have observed a very hike in the electric bills of Karachi, especially for K Electric. I don't know where these all taxes came in और किस तरीके से आप जस्टिफाई करते हैं कि इफ जो आपकी मिनिमम वेज है फॉर लेबर उसमें एक बंदा किस तरीके से 12,000 का बिल पे करे प्लस वो ग्रॉसरी पे करे। Recently I want to share a very little incident जो कि अभी हुआ रिसेंटली। बैंक का राइडर जो था उसको उसके बैंक ने फायर कर दिया जिसकी तनख्वाह 14,000 रुपये थी
और आप बताएं कि 14,000 रुपए में वो अपने 3 बच्चों को किस तरीके से पालेगा, एंड प्लस मोर ओवर हाउ कॉमन मैन हैविंग अ वेज, और जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं जिनकी बेसिक वेज 25-30,000 है, वो किस तरीके से बिल्स, ग्रॉसरी, यूटिलिटीज, कमोडिटीज किस तरीके से करेंगे, हाउ दीज टैक्सेस आर अप्लाइड, जो कि पहले ही बात हो रही थी. तो काइंडली प्लीज इफ यू वुड रेज दीज इश्यूज टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज. थैंक यू. जी, मेरा ख्याल है, पहले आई रिटर्न टू मेहताब एंड अपना शहबाज. देखिए, मेरा ख्याल है कि एक और बड़ी मुसीबत है जो आपने पॉइंट आउट नहीं की. हमारे मुल्क में वी व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर वी अ वेलफेयर कंट्री? मेरा ख्याल हम बहुत ज्यादा वेलफेयर बन गए हैं और हम वेलफेयर का जाल इतना फैला रहे हैं कि हम बच नहीं सकेंगे. अगर आपने हर किसी को हेल्थ केयर देनी है, फ्री एजुकेशन देनी है और साथ सब्सिडी भी देनी है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी देनी है, तो मेरा तो ख्याल आप जी नहीं सकते. तो इस पे भी हमने कोई डिबेट नहीं की कि वेलफेयर हमने कितना देना है. आपने जो BISP वाले बंदे हैं उनको पता नहीं 10 साल से आप पैसे दिए जा रहे हैं और उनका कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है, कोई कुछ नहीं है. आप सेहत सहूलत कार्ड दे रहे हैं, हर किसी को कह रहे हैं कि जी हमने फ्री हेल्थ दे देनी है. ये काम बरतानिया नहीं कर सका, ये काम बहुत बड़े बड़े मुल्क नहीं कर सके, तो हम इस लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम पे कैसे कर लेंगे? तो आई रिटर्न टू माई, ये आपने सुन लिया सवालात, बट आई रिटर्न टू माई क्वेश्चन. बोथ ऑफ यू are Mehtab is a little more radical in terms of political reforms, etc. Agreed. But Shahbaz, you're giving a very standard prescription. And the thing that is missing in both your dialogues is growth. And I'll return to that. आपको informal economy, मुझे तो informal formal का मतलब ही नहीं पता. Quite frankly, जो काम कर रहा है, काम करता रहे वो. हुकूमत अगर उसके साथ बात नहीं कर सकती, हुकूमत का कसूर है, मेरा और किसी का कसूर नहीं है. अगर मैं लैंड क्रूजर जाके लेता हूँ, आप मुझे कहते हैं नॉन फाइलर आप हैं, आप दे दें 5%, तो खुश हो जाती है हुकूमत. ओ भाई, 10 बारी मैं लैंड क्रूजर ले चुका हूं, पकड़ने मुझे. अगर मैं बैंक में जाता हूँ फिर आप कहते हैं नॉन फाइलर. तो नॉन फाइलर सब पता है, हमें क्यों मुसीबत डाली है? जो फाइलर्स है उनको क्यों मुसीबत डाली हुई? तो हुकूमत ने खुद ही झंझट शुरू किया हुआ. जैसे हमने अभी लिखा है, आपने देखा DC रेट, FBR रेट, ये क्या चीज होती है? DC रेट, FBR रेट हुकूमत क्यों अनाउंस करती है? अगर DC रेट अनाउंस करती है तो मुझे मुसीबत पड़ जाती है. मेरी बहन ने प्लॉट बेचा या कुछ ऐसे, उसको आधा पैसा ब्लैक लेना पड़ा. उसके पास कोई ब्लैक नहीं था, पर वो बेच ही नहीं सकती थी उसके बगैर. ये तो हुकूमत ने क्रिएट किया. और वो ब्लैक कैसे है? मैंने तो लॉयर से चेक किया, लॉयर कहता कोई ब्लैक नहीं है, क्योंकि DC रेट पे उसने रजिस्टर किया है. तो DC रेट, तो मेरा कहने का ये मतलब है, रेगुलेशन आप कहते हैं शहबाज साहब, नहीं है. रेगुलेशन इतनी सख्त है कि हम तो हिल नहीं सकते रेगुलेशन के बगैर. और तरक्की आप चाहते नहीं, ग्रोथ आप चाहते नहीं. जी बोलिए शहबाज साहब. देखिए डॉक्टर साहब, ये 2-3 चीजें मैं इकट्ठे रिस्पॉन्ड करूंगा. ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन था जावेरिया का, अनफॉर्चुनेटली यू पीपल आर ऑन योर ओन. जब ये परचेजिंग के ऊपर बात आ जाती है, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत मैसिवली स्क्वीज हुई है. एक तो जो आपके ये इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे हैं, फ्रैंकली ये अंडरस्टेटेड नंबर्स हैं. आपकी 38% SPI इन्फ्लेशन है, ये भी अंडरस्टेटेड. आपको 38% बहुत ज्यादा लग रहा है. मार्केट के अंदर जो आपकी जो एक्चुअल जो प्राइसेस इंक्रीज हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है. और कंपेयर टू दैट जो रिपोर्ट कर रहा है PPS, उसमें सीरियस इश्यूज हैं. आपकी इनकम्स नहीं बढ़ रही और एक्सपेंडिचर में मैसिव आपका आ गया. फूड सिक्योरिटी का डॉक्टर साहब ये बड़ी ब्रॉडर टर्म है. फ्रैंकली इसकी डेफिनेशन मुझे भी नहीं पता क्या है. बट व्हाट आई परसीव कि आपके अब इश्यूज आएंगे इस तरह के, आपकी जो बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग एंड श्रिंकिंग परचेजिंग पावर, आपकी जो मेल न्यूट्रिशन है और आपकी जो बेसिक नीड्स है फूड की, वो भी अब नहीं मीट होंगी. इसी से लिंक आपका फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का इशू. बल्कि बिफोर इवन दैट, ये जो कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, आप ही कह रहे हैं जी कि वेलफेयर स्टेट है और पता नहीं कौन किसको क्या दे रहा है. एक जो बदकिस्मती का पार्ट है ना इस सारी डिबेट के अंदर, जो बल्कि डिबेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता. BISP अच्छा है या बुरा है, इसकी डिबेट हम बाद में कर लेंगे. और मेरे भी इसके ऊपर वही शायद बाय एंड लार्ज व्यूज हैं जो आपके यहाँ हेलीकॉप्टर से ऊपर से पैसे फेंक के किसी को गुर्बत से नहीं बचा सकते. एटलीस्ट उनका ये फायदा हो रहा है कि उनको कुछ इन हालात के अंदर भी 10-15% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनको कुछ मिल रहा है. हार्डली अभी 10% ले रहे हैं, से ज्यादा नहीं दे रहे. चले उनके बच्चों का के लिए रोटी के लिए उनको आटा के लिए पैसे मिल जाते हैं. और जो ऊपर वाला आपकी एलीट क्लास है, जो आपकी हायर मिडिल इनकम ग्रुप है, उनको भी कोई सच वो हिट नहीं हुए. एलीट तो बिल्कुल हिट नहीं हुआ, हायर मिडिल इनकम ग्रुप थोड़ा बहुत हिट हुआ है. ये जो दरमियान में डॉक्टर साहब जो 60% लोग हैं ना, कोई हुकूमत इसके लिए काम नहीं कर रही और सुनना भी नहीं चाह रही. और कोई आपका जो डोनर एजेंसी है, आपकी कोई लेंडर्स हैं, नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस क्लास. और द वर्स्ट पार्ट इज कि ये वाली जो क्लास है
ये सबसे ज्यादा आपकी जो हिट हुई है इस वक्त आके, क्योंकि टैक्सेस का बोझ भी इसके ऊपर आ रहा है। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बात कर रहे थे इन्होंने अरबाज साहब ने की है कराची से, देखें ये प्रॉब्लम अब ये हो गया है कि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में इंक्रीज हुआ किस वजह से हुआ। एक तो एनुअल बेस टैरिफ में इंक्रीज आया, उसके जो भी फैक्टर्स हैं आपको पता है, उस पर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। ये वाली जो क्लास है ना जिनकी 60% की मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें खासतौर पर वो क्लास जो पंजाब में रह रही है और सिंध में रह रही है, ज्यादातर ये वो क्लास है जो अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे करती है। और ये जो आपको टैरिफ का इंक्रीज आया है ये उन लोगों की वजह से आया है, या तो वो अपने बिल पे नहीं करते, या फिर आपके जो सिस्टम इतने ऑब्सोलीट्स हैं, जो चोरी है अपने इनके अपने अंदर चोरी है, आपकी लाइन नेटवर्क्स के जो इश्यूज हैं उसकी कॉस्ट भी इस क्लास को बेयर की। तो एक तरफ आप शबाज साहब अब सोशलिज्म पे उतर आए हैं। मेरी एक बात सुनिए। सोशलिज्म में तो नहीं उतर डॉक्टर साहब, नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर। अच्छा एक बात मेरी सुन ले। फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का रिफॉर्म है जो हम पिछले 40 साल तो हो गए कम से कम, ये शुरू हुआ था मसला 1980s में, आईपीपी हमने लगाया इस रश में, उसके बाद हमने ये देखा 2005 से नुकसान होना शुरू हो गया, आज तक खत्म नहीं हुआ। इसमें किसका कसूर है? सर इसमें मेरा और आपका कसूर नहीं है। फिर किसका कसूर है? मैं तो इसका विक्टिम हूँ। देखें हम विक्टिम एग्री, इसमें लेंडर्स का कसूर है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ द डे का कसूर होता है। आपको ये जो सारी, और हम ये लिख रहे हैं $400 मिलियन या $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक की एक लोन ट्रांच आती है जी उसके एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। रिफॉर्म का मतलब क्या ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है उसका रेट इंक्रीज कर दो, क्योंकि आपका सर्कुलर डेट बढ़ गया। आप उन चीजों को क्यों एड्रेस नहीं करते जिसकी वजह से आप, जो हम में से कोई तो शायद नहीं होगा, जो वो बंदा जो इसमें किसका कसूर है? इसमें मीडिया का कसूर है ना। आप तो वर्ल्ड बैंक की पूजा करते हैं, जैसे सारी वर्ल्ड बैंक से माशाल्लाह अच्छी चीजें निकलती हैं। हमने कभी मीडिया ने कभी वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज किया है कि जी बिल्स हमारे बढ़ा रहे हैं? अब मुझे एक बात बताइए, मीटर रीडर जो है, मीटर रीडर को हम खत्म क्यों नहीं कर सकते? मुझे याद है जब मैं प्लानिंग कमीशन में था, मैंने पूरा प्लान बनाया था कि इनके जो बिजली के बिल हैं सारे, वो हर यूटिलिटी के अपने बिलिंग सिस्टम हो और पे एज यू गो मीटर हो, जैसे कि मोबाइल फोन्स का होता है, पे एज यू गो मीटर हो, और स्मार्ट मीटर हो जो मुझे पता चलता हो कि कितना चल रहा है। ये उसकी कॉस्ट कितनी थी? ये वाला उसकी कॉस्ट जीरो, उसकी कॉस्ट तो $2-3 मिलियन है। हाँ, मीटर इंस्टॉल करने की कितनी कॉस्ट थी? हर घर कोई कॉस्ट नहीं, आप अपना खरीदे, जैसे मैं फोन खरीदता हूँ, आप खरीदते हैं अपना मीटर खरीदे और अपना मीटर खरीदे, खत्म बात। क्या मसला है? सिर्फ वो बिलिंग सिस्टम चेंज करना है जो $2-3 मिलियन में हो जाएगा, बाकी आपका मीटर आप सब खुद खरीदे। अभी लाहौर, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, लेस्को के एरिया में और आईएसको के एरिया में, और सिर्फ चंद लोकेलिटीज की बात होगी, उनके लिए जो मीटर चेंज करने का उनका जो ये स्मार्ट मीटर का, जिसको एडवांस मीटर ये कहते हैं, उसका जो एक प्रोजेक्ट अप्रूव एडीबी ने किया था, वो $400 मिलियन उसकी कॉस्ट थी। और इसके मैं सिर्फ 2 डिस्कोर्स के सिलेक्टेड एरियाज की बात कर रहा हूँ, अक्रॉस द बोर्ड नहीं कर। उसका मुझे ये फायदा हुआ, मेरे घर पे वो मीटर लगा हुआ है कि इररिस्पेक्टिव, एक तो मेरे अब मीटर ओवर रीडिंग नहीं कर सकता, नंबर 1। नुकसान उसका मुझे ये हुआ है कि वो उसमें मुझे उन्होंने दे दिया टाइम पीक और ऑफ पीक का। जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस थी या नहीं थी, मुझे दिन का रेट और चार्ज हो रहा है, रात का और चार्ज हो रहा है। डॉक्टर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं इसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। एक दूसरा कर मीडिया ने क्रिटिसाइज नहीं किया, मेरे आर्टिकल्स उठा के देख लीजिए, जब भी ये एनर्जी सेक्टर के लोन्स आए हैं मैंने इसको बहुत बिटरली क्रिटिसाइज किया है कि दिस इज नॉट द सोल्यूशन। हुकूमत को पैसा चाहिए होता है बजट सपोर्ट के लिए, बीओपी सपोर्ट के लिए, और लेंडर ने अपना जो है वो कर्जा बेच के अपनी प्रमोशन करवानी होती है। बीच में ये जो 60% क्लास है, मैं कुछ सोशल वेलफेयर की बात नहीं कर रहा। इफ यू कैन नॉट गिव मी एनीथिंग एंड आई डोंट वांट एज अ मिडिल क्लास पर्सन और अपर मिडिल क्लास पर्सन, आप कम से कम किसी और का, मिस्टर खान का, मिस्टर ए का, मिस्टर बी का, जो उसकी इनएफिशिएंसी का, उसकी चोरी का बोझ मेरे पे तो ना डाले ना। और जो वर्स्ट पार्ट है जिसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर और स्क्वीज हो रही है, जो मैसिव जो अब आपकी टैक्सेशन हो रही है, इसका बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? अभी भी आपका, जैसे भी मेहताब भी बात कर रहे थे, और आपको बड़ी खुशी होगी सुन के कि वो पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से मरीम नवाज ने भी इंटरफेयर कर दिया। आई एम सॉरी अगर कोई यहाँ पे पीएमएलएन का कोई लॉयल बैठा हुआ है या कोई सपोर्टर है, मरीम नवाज इंटरफेयर करती है, वो मिफ्ता इस्माइल को फोन करते हैं जी कि इन रिटेलर्स की बात सुनो, ताजरों की। क्या हुआ है अभी? ऑल्दो मैं उसके अगेंस्ट हूँ फिक्स टैक्सेशन के, 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए, 50,000 रुपए तक टैक्स ही लगाया ना। भाई इतना कमा रहे हो तो मैं भी जब दे रहा हूँ, आप बैठे दे रहे हैं, आपकी सैलरी से कट जाए, तो वो ये लोग क्यों नहीं टैक्स दे रहे? फिर आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं, दे आर नॉट पेइंग देयर टैक्सेस,
आपकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है उसका जरा इफेक्टिव आप इनकम टैक्स रेट तो चेक कीजिए, और उसके मुकाबले में सैलरी क्लास का रेट तो आप चेक करिए वो क्या पे कर रहा है। तो ये जो क्लास है जो 60% है, इट इज नॉट अबाउट कि मैं इस पाकिस्तान को एज ए कुछ सोशल वेलफेयर स्टेट देखना चाह रहा हूँ, मैं इसको एक जस्ट एक जो बिल्कुल एक इंसाफ के ऊपर जो एक आपकी सोसाइटी है तो मैं वो देखना चाह रहा हूँ। मैं अपना बिल पे करूंगा, मैं किसी और का बिल पे नहीं करूंगा। तो अगर ये बात करना कि मैं किसी और की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता ये सोशल वेलफेयर से है तो लेट इट बी। बुनियादी तौर पे ये बिल्कुल वेलफेयर स्टेट नहीं है, ये सिक्योरिटी कम वेलफेयर स्टेट है। एक तो पहले उनके लिए वेलफेयर स्टेट थी जो कंटोनमेंट्स में रहते थे, अब जो है वो जो बिल्कुल यानी BISP की उसमें आ जाते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन असल प्रॉब्लम जो है ना सर, किसी भी मुल्क के अंदर एक बोर्जुआ क्लास होती है, मिडिल क्लास, और वो बेसिकली काम कर रही होती है, वो सोसाइटी को आगे लेके जा रही होती है। प्रॉब्लम ये है, मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जो मिडिल क्लास है वो स्क्वीज हो रही है, और वो स्क्वीज होके ये जो सारी ये इकोनॉमिक जगलरी और ये जो फिगर्स हैं और ये जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, इसके नतीजे में कहीं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन ना आ जाए, ये मेरा एक कंसर्न है। और उसके नतीजे में फूड सिक्योरिटी भी आपकी खतरे में पड़ेगी और भी बहुत सी चीजें जो है वो प्रॉब्लम होगी। और बुनियादी तौर पे जो क्वेश्चन हुए हैं, मैं समझता हूँ देखें, जब तक वो जो इकोनॉमी की मैं बात कर रहा था और पॉलिटिक्स की, वो बुनियादी तौर पे मैं वेस्टेड पॉलिटिकल गेन्स की बात कर रहा था। अपनी पॉइंट स्कोरिंग ना करें उसके ऊपर, बाकी तो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को बिल्कुल इकट्ठे ही हमने चलाना है। जब तक मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो करप्शन का नारा है, करप्शन से ज्यादा मेरे ख्याल में मिसमैनेजमेंट की कॉस्ट है, और हम मिसमैनेजमेंट जो कर रहे हैं, अगर उसकी कॉस्ट को कोई निकाल सके, मैं ये करप्शन को बिल्कुल कहता हूं कि ये इसका हल ये है कि आप अपनी इंस्टीट्यूशंस को ठीक करें, उसकी बुनियाद पे, करप्शन की बुनियाद पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें। ये ना हो कि करप्शन आपको सिर्फ अपने मुखालफिन के अंदर नजर आए। बड़ी अच्छी बात की। आरिफ लकवी जो है वो साफ सुथरा है, बाकी सारे करप्ट हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। आरिफ लकवी भी अगर करप्ट कहना शुरू करते मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो अगर सारे करप्ट लोगों के बारे में अक्रॉस द बोर्ड करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अक्रॉस द बोर्ड हो और वो भी ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है उसका हिस्सा हो, कि हम ये जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है इसको सेपरेट रख के इसकी अलग से लेजिस्लेशन करेंगे और कोई इंटरफेरेंस उसके अंदर नहीं होगी। मैं समझता हूं चीजें आगे जा सकती हैं सर, लेकिन रियलाइजेशन फ्रॉम टॉप आएगी। बॉटम टू टॉप अप्रोच पाकिस्तान में दुनिया में कामयाब होती होगी, पाकिस्तान में नहीं हो सकती। हमें टॉप टू बॉटम अप्रोच जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। उसके लिए ये बात ठीक है कि बॉटम से एक डिमांड जनरेट हो, लोग इस बात को कहें कि एनफ इज एनफ, और उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को ये कहें। अब ये जो एनर्जी सेक्टर है इस पर बात करके मैं इजाजत दूंगा। ये कैसी रिफॉर्म्स है वर्ल्ड बैंक की कि वो कहते हैं जी सिस्टम को अनबंडल करें, और दरमियान में अनबंडलिंग छोड़ दी है। अपना आधा तीतर और आधा बटेर, उसका रिजल्ट यही होना था जो आज एनर्जी सेक्टर के साथ हो रहा है। या तो हम डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें और जान छुड़ाएं सारे उसके अंदर से, लेकिन इसके अंदर चोरी है, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो मुलविस हैं, वो सारी चोरी के बेनिफिशियरी हैं, इनके अकाउंट्स ठीक नहीं है। ये 200-300 रुपया कहते हैं जी हमारी सब्सिडी और लॉसेज है, ये कम से कम 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो सब तो पहले तो इनके अकाउंट्स को देखने की जरूरत है। उसके बाद इनका एक ऐसा, ये कहते हैं हमारा फोरेंसिक ऑडिट हुआ है, बिल्कुल मिल मिला के फोरेंसिक ऑडिट कराते हैं, ये कोई इनका सही फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ। बिल्कुल एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट लोग, जिसमें पाइट के लोग भी शामिल हो, इनका ऑडिट करें और पता चले कि एक्चुअल इनकी बुक्स के अंदर क्या है, क्या चीजें ऑफ द बुक्स है। जब तक ये सारे काम नहीं होंगे एनर्जी सेक्टर ठीक नहीं हो सकता। और रेगुलेटर को बंद कर दे सर, या उसको वाकई ऑटोनमस करे। अगर वो अपनी तनख्वाह के लिए
हुकूमत की तरफ देख रहे हो और अपनी अपॉइंटमेंट हुकूमत की तरफ देख रहे हो, तो फिर वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। आपने बड़ी अच्छी बातें की मेहताब साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल आई एग्री विद यू होल हार्टेडली। ये जो करप्शन है ना, मार्क्स कहता था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मैसेस, अब करप्शन हैज बिकम द ओपियम ऑफ द मैसेस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1951 से ये रीत चल रही है ऑफ एक्यूजेशन विदाउट प्रूफ। एक्यूजेशन विदाउट प्रूफ, मैं तो मानता नहीं कि नवाज और जरदारी भी करप्ट हैं, प्रूफ मुझे दें, क्योंकि अगर प्रूफ नहीं दे सकते तो मैंने बड़े बंदों को देखा है खराब होते हुए, इंक्लूडिंग पीपल इन माय फैमिली, जो बेचारे मर गए इसी चीज में कि उनको फॉल्सली एक्यूज किया गया। आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस नॉनसेंस एंड वी शुड गेट ऑन विद इट। मैं किताब पढ़ रहा हूँ एक बड़ी मजेदार चीन पे, जो सबको बताता हूँ। वो कहते हैं उन्होंने करप्शन वगैरह पे गौर कोई नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक चीज पे गौर किया, ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। हम ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल गौर नहीं कर रहे, हम सोच रहे हैं फिस्कल इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट। आई एम अफ्रेड इसमें हम मार खाएंगे, फिस्कल नहीं। दूसरा जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की बात है, देखिए ये भी बात बिल्कुल गलत है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आ जाता है डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत जरूर, बट जब हार्ड इकोनॉमिक एनालिसिस सामने आए तो डिसीजन मेकिंग भी सही हो जाती है। हमने ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट ने और हमारे सोचने वाले लोगों ने ये इंटेलेक्चुअल लेजीनेस बनाई कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जुड़े हुए हैं। हाँ, फिर हमें सोचना है, जैसे एक लेजीनेस बनाई, सब कसूर मिलिट्री का, सब कसूर मिलिट्री का नहीं है, कसूर डिसीजन मेकर्स का भी है, कसूर हमारा भी है, इकोनॉमिस्ट का भी है, कसूर आप लोगों का भी, हम सब का कसूर है। हम अच्छे आइडियाज ऊपर लेके नहीं आते। कितने लोग ग्रोथ की बात करते हैं, कितने लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। गरीब के लिए हम सब बोलते हैं, गरीब माशाल्लाह हमें सबको पता है, पर इनफॉर्मल इकोनॉमी हम मारना चाहते हैं। तो मुझे ये बात बताइए, आखिरी बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये पॉलिसी क्या चीज होती है जो आप लोग पॉलिसी पॉलिसी कहते हैं? मैंने तो किसी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं देखी, मैंने डोनर की पॉलिसी देखी है। मुझे आज तक किसी हुकूमत की पॉलिसी नहीं नजर आई, और हुकूमत जो पॉलिसी बनवाता भी है डोनर से बनवाता है। और हम लोग डोनर को सलाम करते हैं। आप लोग जब डोनर से, मैंने देखा शहबाज राना का आर्टिकल 15 मिलियन आ गया, तो शहबाज राना की हेडलाइन थी। आपका भी मेहताब साहब 20 मिलियन के आर्टिकल की हेडलाइन थी, निकाल देता हूं अभी अगर चाहिए। तो आप लोग सेलिब्रेट करते हैं डोनर की बातें, पॉलिसी आप लोग कहते हैं, बड़े आराम से हम पॉलिसी कह देते हैं। क्या पॉलिसी जो रात को किसी मिनिस्टर ने सोचा है वो पॉलिसी बन जाती है? तो पॉलिसी क्या होती है? और दूसरी फाइनल चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग जो इकोनॉमिक्स का, मैं तो उसमें 3-4 चीजें रख रहा हूँ। एक तो कि पॉलिसी क्या चीज होती है, दूसरी ये कि हमें एक मार्केट इकोनॉमी चाहिए कि नहीं चाहिए, तीसरी ये हमें डीरेगुलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चौथी हमारी नेशनल प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ होनी चाहिए। टैक्स जीडीपी रेशियो डजंट मैटर, जाए जहन्नुम में जाए टैक्स जीडीपी रेशियो। इनफॉर्मल इकोनॉमी डजंट मैटर, व्हाटएवर मेक्स अस ग्रो इज ओके, वेदर इट्स इनफॉर्मल और फॉर्मल, ठीक है। तो एफपीआर अपना काम नहीं कर सकता तो एफपीआर को जूते मारो, कौम को जूते ना मारो। अब तो इस वक्त तो कौम को जूते पड़ रहे हैं ना, अगर बिजली का निजाम ठीक नहीं होता तो कौम को जूते पड़ते हैं। बेचारी कौम को हर जगह जूते पड़ते हैं जो सरकारी अफसर हैं। माय फाइनल पॉइंट इज कि आप लोग सोचते हैं सरकारी अफसर माशाल्लाह कौम के लाडले हैं कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। किसी सरकारी अफसर को कभी आपने इनकॉम्पिटेंस या ना काम करने पे फायर नहीं किया। करप्शन के नारे लगाते हैं पर ये काम नहीं करते। तो इन पर जरा आखिरी बात बता दीजिए। मेहताब साहब, यू गो फर्स्ट एंड शहबाज। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने आउटसोर्स की हुई है, थिंकिंग का प्रोसेस आउटसोर्स है सर पाकिस्तान में, ये बात ठीक है। और उसमें जो है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स और वो सारे शामिल हैं, क्योंकि वजह ये है सर कि उन्होंने एक, वैसे मैं आपको बताऊं सर, मेरा एक ख्याल है कि ये अनसर्टेनिटी की एक कॉस्ट होती है सर। और जिस मुल्क में अनसर्टेनिटी हो, मसलन ये ना पता हो, रोजाना अगर किसी मुल्क के अखबार में रोजाना नई खबरें छप रही हो सर, और रोजाना हेडलाइंस, एक यहाँ पे पाकिस्तान में 22 साल में मैंने ये देखा है सर, एक इशू की मैक्सिमम जो टाइम स्पैन है ना उसका हाईलाइट रहने का, वो 1 महीने से ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम 15 दिन से लेके 1 महीने तक, क्योंकि उसके बाद एक नया इशू आ जाता है, तो हम पुराने इशू को तो भूल जाते हैं। वो जहां पे है वो गया, तो एक नया इशू सामने आ गया। तो इस अनसर्टेनिटी की कॉस्ट ये होती है कि लोग अपने कल के बारे में प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। वो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये देखते हैं कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद या तो कंसल्टेंसी करनी होती है, या डोनर्स के साथ कोई ना कोई इन्होंने
कुछ ना कुछ डॉलर्स में पैसे कमाने होते हैं। और तीसरा ये भी है कि वो मेरे दोस्त हैं कंसल्टेंट्स, वो अक्सर मुझे कहते हैं कि मैं चूंकि लिखता हूँ कट एंड पेस्ट सॉल्यूशंस, वो कहते हैं फ्यू लिखा करें। फ्यू कंसल्टेंट्स कि वो कट एंड पेस्ट पे रखते हैं, लेकिन चूंकि वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके बारे में अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तो वो बुनियादी तौर पे ये कट एंड पेस्ट सॉल्यूशन जब तक है और थिंकिंग का प्रोसेस नहीं है, उस सारी जो डॉक्यूमेंट या जो रोड मैप या जो पॉलिसी हम बनाते हैं तो तब तक ऐसे ही रहेगा। और इश्यूज मैंने आपको बताया कि उनका लाइव टाइम स्पैन हमारे मुल्क में मैक्सिमम 1 महीना है, 1 महीने के बाद नई चीज आ जाएगी। इस वजह से उसके ऊपर ना तो प्रॉपर फॉलो अप है और ना ही हम उसके वो करते हैं। एक बात जो सर हमने नहीं की, मैं समझता हूँ बड़ी जरूरी है और वो आपके दिल के भी बड़ी करीब है, वो ऐसा सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, ये बड़ी जरूरी है। ये जब तक हम जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन को जो है वो पॉलिसी मेकिंग दिए रखेंगे, तब तक इसका कोई सलूशन नहीं है। हम सेक्टर स्पेसिफिक लोगों को हायर करें, ऐसे लोगों को हायर करें जिनकी स्पेशलाइजेशन हो उस शोबे के अंदर, उन लोगों की इंडक्शन का तरीकेकार चेंज करें, उनकी प्रमोशन का तरीकेकार, उनका ACR का तरीकेकार, और इसमें मिलिट्री को हम फॉलो करें। मिलिट्री ने हमारे यहाँ मेरिट बेस्ड वो किया हुआ है, अगर वो कर सकते हैं तो सिविल ब्यूरोक्रेसी में ये क्यों नहीं हो सकता। जो अच्छी चीज है उस पर हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। मिलिट्री का जो तरीकाकार है वो हमें सीखने की जरूरत है बाहर से। शहबाज राना साहब बताइए, आप कोई डीप मुझे बातें नहीं बता रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि टैक्स इधर उधर करो, मैक्रो चीज करो। हमारी क्या सतही बीमारी है या कि कैंसर है? डॉक्टर साहब, एक तो खैर मैंने ये नहीं कहा कि टैक्स इधर उधर करो, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ मेरे पे टैक्स ना करो, अगर करना तो फिर बाकियों पे भी करो। मैं सैलरीड क्लास हूँ, मेरे पे तो आप इजीली इंक्रीज कर देते हैं। आई एम ग्लैड कि जब मैंने भी प्रोग्राम उसमें स्टार्ट में जो बातें की थी, आपने भी वही बात की कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और IMF की पॉलिसी चलती है और उनके जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनते हैं उसमें जो अप्रेजल जो पॉलिसी मैट्रिक्स होते हैं वही रूल ऑफ द डे वही है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा जो आपका इसके अंदर पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट और फॉर्मल या इनफॉर्मल ग्रोथ कहाँ से आए, डॉक्टर साहब इसका प्रैक्टिकल तो बेनिफिट्स हैं इसके। अभी भी जो सेक्टर्स आपकी फॉर्मल सेक्टर से बाहर हैं, फॉर्मल से हम मुराद ये लेते हैं कि जो आपके उस तरीके से आपके बैंकिंग सेक्टर से या आपके टैक्सेशन सिस्टम से या आपकी इकोनॉमी की वो जो नेशनल अकाउंट से जुड़े हुए नहीं है, जो आपकी रडार के ऊपर नहीं है, वो प्रॉब्ली बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बट उसका एक बैकड्रॉप है, बैकड्रॉप उसका वही है कि फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके डेट स्पेंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है, डिफेंस की इतनी स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो उसके जो फिर उसका जो बोझ आता है वो बोझ फिर उन लोगों पे आ जाता है जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर होते हैं। तो बिल्कुल भी आप अगर इसको ओपन छोड़ देते हैं कि जी फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात ना करें और जिस तरह ये निज़ाम चलता है चलता रह जाए, तो इसका नुकसान ये होगा जो फॉर्मल सेक्टर आपका वो स्क्वीज और हो जाएगा, और जब वो और स्क्वीज हो गया तो आपकी प्रॉब्लम आएंगी। बेहतर यही है कि आप सिस्टम को इक्विटेबल करने की कोशिश करें, ऑल्दो इट इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट, और इवन के एडवांस इकोनॉमीज में भी इक्विटेबल सिस्टम्स नहीं है, बट उनके सिस्टम फिर भी हमसे बेहतर हैं। हमें उन चीज़ों को तरफ देखना चाहिए। और सर जैसा मैंने बिल्कुल शुरू से ही मैंने कहा था, डेप्थ हम जर्नलिस्ट के पास नहीं है, डेप्थ आप लोगों के पास है, और अगर हम में डेप्थ नहीं है तो इसका मतलब आप लोगों में डेप्थ नहीं है। हम जो सारी सरफेस के ऊपर बातें करेंगे, वो हम जो आपसे सुनते हैं ऑब्जर्व करते हैं वो हम वही कर रहे हो। तो ऑलवेज टेक जर्नलिस्ट एज अ जर्नलिस्ट एंड फ्रैंकली यू शुडंट टेक जर्नलिस्ट एज एन एक्सपर्ट। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए जी, आप दोनों सर माशाल्लाह। एक बात मुझे करने की इजाजत है, ये राणा साहब ठीक कह रहे हैं सर, हमें जर्नलिस्ट की तरह ट्रीट करें आप। बिल्कुल सही, हम आपको नहीं, हम आपको अपना इज्जत देते हैं, हम अपना इक्वल समझते हैं, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली इस मुल्क में मेरा ख्याल प्रोफेशनल कोई रह ही नहीं गया, खत्म हो चुके हैं सब। हम सब सरसरी बातें करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वी नीड टू गेट मच डीपर इश्यूज में, जरा डीप जाए। मेरी बड़ी लड़ाई हो रही है PID में लोगों से कि यार इश्यूज में जरा डीप जाएं, जरा डीप जाके देखें। और जो मुझे एक बात समझ आ रही है कि अगर आपकी ग्रोथ चढ़ेगी, डेट का जो प्रॉब्लम है वो ग्रोथ से ही सॉल्व होता है। जो गरीब आदमी होता है उसकी इनकम अगर थोड़ी हो और ज्यादा डेट ले ले, तो अगर वो 2-3 नौकरियां करेगा तो शायद अपने आप को फ्री कर ले डेट से, वरना वो नहीं फ्री कर सकता। हम लोग जो है, हम लोग सोचते नहीं। मैंने चेक किया फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे में लफ्ज ग्रोथ का बहुत कम आता है,
तकरीरों में तो ग्रोथ का लफ्ज आता ही नहीं, इन्वेस्टमेंट का लफ्ज आता ही नहीं, रिलीफ का लफ्ज बार बार आता है। तो हम रिलीफ देना चाहते हैं बार बार। रिलीफ एक लफ्ज जो कि किसी और दुनिया में नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ है, बाकी कहीं दुनिया में यूज नहीं होता इकोनॉमिक्स का लफ्ज रिलीफ। बट हम रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। वी डोंट वांट ग्रोथ। इस मुल्क की सोल्यूशन मेरे नजरिए में तो एक ही है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, चाहे जैसे मर्जी आए। चीन ने यही किया था और चीन देखे कहाँ पहुंच गया। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही। देखिए प्लीज ये भी गौर करिए कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, यहाँ असेंबली हो रही है। बस किसी चीज में भी चल जाए, एक मशीन लगा ली है, उस मशीन के पास वो शुगर मशीन लगा ली है, शुगर की मशीन चलती जा रही है 1950 की। हम कोशिश ही नहीं कर रहे आगे जो आजकल की इंडस्ट्री है, विच इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, विच इज क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, वो नहीं हम कर रहे हैं बिल्कुल भी। R&D इज द नेम ऑफ द गेम दीज डेज। R&D हमारे पास है नहीं। तो क्वाइट फ्रैंकली अगर हम इन चीजों पे नहीं सोचेंगे, स्टॉक मार्केट, मैंने आपको है ना, आप दोनों इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, स्टॉक मार्केट का भी स्टोरी करें ना, हमारी स्टॉक मार्केट क्यों बैठ रही है, बल्कि बैठ ही गई है, उसको मेरा ख्याल बंद ही कर दें। 10 जो वहां 200 बंदे लगे हैं उनको तो कम से कम तनख्वाह ना दें ना, क्योंकि ये मुसीबत हमारे यहाँ है कि वी डू नॉट वांट टू चेंज एनीथिंग। वी एक्सपेक्ट के सेम डूइंग द सेम थिंग विल लीड टू बेटर थिंग्स। सरकारी जो इशरत की कमेटी ने कहा था कि 400 ऑर्गेनाइजेशन बंद होनी चाहिए, उनमें से एक बंदा फायर नहीं हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हुई। एक और मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी स्टोरी आप कर सकते हैं। TDAP का एक्सपेंडिचर देखें और एक्सपोर्ट GDP रेशियो देखें। एक्सपोर्ट GDP रेशियो फ्लैट है, TDAP का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इसी तरह BOI का एक्सपेंडिचर देखें और इन्वेस्टमेंट GDP रेशियो देखें, बढ़ रहा है, बट BOI नौकरियां दिए जा रहा है। तो क्वाइट फ्रैंकली इस माहौल में टैक्स बढ़ेगा ही, और क्या होगा। तो वी हैव टू हैव डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ हम छोटे छोटे ऊपर से जो IMF कर रहा है। IMF बेचारा क्या कर सकता है, वो तो एक इमरजेंसी डॉक्टर है। पर हमें डायलॉग बनाना डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे, जो हम लोग बना नहीं सक रहे। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द ग्रैंड नेशनल डायलॉग और द चार्टर ऑफ इकोनॉमी, कि अगर हमने इनके हाथों में छोड़ दिया, पॉलिटिशियन के हाथों में छोड़ दिया, तो उन्होंने तो हमें वही पुरानी बातें करनी है, मुकमुका थोड़ा सा। अगर हम लोग खुद बनाएंगे डायलॉग, हम लोग खुद कोशिश करेंगे, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू डू मेनी और मोर ऑफ दीज। मैं शामिल करने की कोशिश करता हूं लोगों को, पर लोग शामिल नहीं होना चाहते। अगर हम लोग बनाएंगे एजेंडा, हम लोग डायलॉग बनाएंगे, हम लोग बाय हम लोग आई मीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान, शायद वी माइट गेट समथिंग बेटर। बट अगर हम लोग सरसरी डिस्कशन में रहेंगे तो फिर नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, बोथ ऑफ यू हैव गिवन अस ग्रेट आइडियाज। वी शैल इंशाल्लाह कंटिन्यू दिस, प्लीज कीप जॉइनिंग अस। आई नो आप रिपोर्टर्स कहते हैं कि आपने हमारी बातें नहीं सुनी, शायद सुन लें तो शायद आपको भी फायदा हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फोक्स, खुदा थैंक हाफिज। यू, थैंक यू वेरी मच।